सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है हम समाज में व्याप्त एक छद्म विज्ञान पर बात करने वाले हैं। समाज में किस तरह से चीज़ों को विज्ञान का जामा पहनाकर उन्हें उनका ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, उनकी सत्यता स्थापित की जा रही है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं आयुर्वेद की और किस तरह से आयुर्वेद को दो चीज ध्यान रखिए, एक धर्म से जोड़ा जा रहा है, दूसरा विज्ञान से जोड़ा जा रहा है और इन दो टांगों पर इस पुरानी टूटी हुई क्या बोलते हैं खाट को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं इसे पुरानी टूटी हुई खाट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ज़माने में जब विज्ञान के आविष्कार नहीं थे, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियां नहीं थी, तो लोग नीम, हकीम और जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करने के लिए मजबूर थे। तब चलता होगा और तब होता होगा, लोग करते भी होंगे शायद। लेकिन आज के दौर में हमारे पास बेहतर वैज्ञानिक शोध हैं और विज्ञान पर आधारित आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है। तो इस पुरानी खाट को हम क्यों ढो रहे हैं और इसे धर्म और विज्ञान के दो पायों पर खड़ा करने की जो कोशिश है, ये कितनी निरर्थक है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले। ठीक, तो बने रहिएगा। मैं थोड़ी रेलिवेंट चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा, आज समसामयिक घटनाक्रम में इस विज्ञान इस आयुर्वेद पर हम चर्चा करेंगे और कैसे आज घर घर तक इन जो घरेलू नुस्खे हैं, इन्हीं जड़ी बूटियां हैं और इन चीज़ों को जो पुराने धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, जिनकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है और उन्हें बड़े पैमाने पर बीमारी में झोंक दिया जा रहा है। ठीक, इसके पीछे कई मंसूबे पूरे हो रहे हैं। पहला, धर्म जो है और धार्मिक पुरातन व्यवस्था, ये सही है, इन लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक, दूसरा, छद्म राष्ट्रवाद, सूडो नेशनलिज्म, वो भी इसकी आड़ में लोगों के दिमाग में स्थापित किया जा रहा है और लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, एक झूठा क्या बोलते हैं गौरव का एहसास कि भारतीयों के पास, हिंदुओं के पास जो भी अतीत में था वो बड़ा महान था, उच्च कोटि का था, उसमें कोई वैज्ञानिक आधार था और पुराने जमाने के लोग बड़े वैज्ञानिक थे, उनके पास बड़ा वैज्ञानिक तत्व हुआ करते थे। वो बड़े सारे गुरुकुलों में पढ़ाते थे और ये और बात है कि गुरुकुलों में धोती पहनकर पढ़ाते थे, राख से हाथ धोते थे पॉटी करके। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है कि वो बड़े नेचुरल थे और उन पे बड़ा ज्ञान था। मतलब वो ऐसे ही छप्परों में रहते थे, घास फूस के घरों में रहते थे, पर उनके पास साइंस का बड़ा नॉलेज था। ठीक है, और उसका प्रमाण ये आयुर्वेद पे देते हैं। मेडिकल साइंस का बड़ा नॉलेज था, उसका प्रमाण ये आयुर्वेद से देते हैं। कुछ किताबों में ऊल जलूल बातें लिख ली गई और उन ऊल जलूल बातों को एक ऐसी भाषा में लिखा गया जिस भाषा को आम जनता पढ़ नहीं पाती और अब उन किताबों को पढ़कर इसका मतलब ये, उसका वो मतलब वो लगा के आज के मॉडर्न साइंस से उनकी तुलना करके बताया जा रहा है कि पुराने जमाने के हजारों साल पुराने लोगों के पास बड़ा विज्ञान हुआ करता था। ठीक, तो इस छलावे में बिल्कुल मत आइए दर्शकों। ये झूठ अगर आपको कोई किसी भी धर्म के नाम पर परोसे, इसे ग्रहण करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, ना मेरे धर्म ना आपके धर्म, किसी के भी धर्म पर नाम पर अगर ये झूठ परोस रहा है तो उससे थोड़ा बचिएगा। ये विशुद्ध झूठ है। आयुर्वेद में क्या सच में कोई वैज्ञानिक तत्व है, उसे आज हम मूल्यांकन लेकर इसकी व्याख्या तो कर ही लेंगे, समझेंगे कि क्या है ये आयुर्वेद जो आज बच्चों को कोर्स सिलेबस के रूप में कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। बाकायदा सरकार एक कोर्स चलाती है, BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पर, और उसमें क्या चलाया जा रहा है। ठीक, तो हम मॉडर्न टर्म्स में इसकी बात करेंगे और आधुनिक तौर पर बात करेंगे। आज आयुर्वेद किस स्वरूप में लोगों में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बना दिए जा रहे हैं और मुद्दा है कि इसके पीछे कोई साइंस मौजूद है या नहीं। अतीत में तो नहीं थी, बिल्कुल इट इज प्रूव्ड कि कोई साइंस नहीं था। अतीत में किसी भी धर्म के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। अनुभवों पर आधारित, एक्सपेरिमेंटल और प्रायोगिक अनुभवों पर आधारित जड़ी बूटियों का ज्ञान जरूर था,
लेकिन उसके बारे में भी उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। बस इतना था कि भाई कुछ खा लिया, बीमारी से ठीक हो गए, अनुमान लगा लिया ये वाला पेड़ की जड़ी-बूटी खा लो इससे ठीक हो जाता है, 2 मिलाकर खा लो तो फलाना ठीक हो जाता है। होता नहीं होता, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तीर में तुक्का, ऐसा सब चला करता था। मॉडर्न मेडिकल साइंस से इन सब चीज़ों की तुलना करना, ये बचकानापन है, ये गलत है। और अगर कोई इन चीज़ों को करता है तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। वो फिर कुछ गड़बड़ है, उसके साथ गड़बड़ है। अगर वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम। या तो वो डॉगमेटिक है, वो आपको गलत चीज़ों को आगे प्रमोट करवा रहा है। वो खुद जानता है कि इनके पीछे कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, फिर भी वो लोगों को ये कर रहा है क्योंकि उसे किसी किस्म के लाभ लोगों से लेने हैं। ठीक? तो चलिए आयुर्वेद को हम छद्म विज्ञान के रूप में इसका मूल्यांकन करेंगे और मैं नहीं कहता, मैं फिर कह देता हूँ कि मैं आयुर्वेद को छद्म विज्ञान नहीं कह रहा। हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारा चैनल कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज़, नियम, कायदे, कानूनों को समर्पित है, तो हम हर चीज़ उसी आधार पे बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया रोते हुए कि आयुर्वेद छद्म विज्ञान है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या स्टैंड लिया, ठीक? और वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असलियत में वास्तविकता इन चीज़ों की वहीं से खुलती है कि क्योंकि जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो वो उस पर एविडेंस की बात होती है, प्रूफ्स की बात होती है, एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, उनके पीछे के रिसर्च की बात होती है, फिर उनसे क्या पता चला, इस चीज़ की बात होगी। इसलिए न्यायालय में इस मामले को किस तरह से लिया गया, हम उस पर बात करेंगे, उस चीज़ को चर्चाओं में लेंगे। और आज हम आयुर्वेद की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी की आलोचना समीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए आयुर्वेद की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत में एक बाबा जो बिल्कुल सड़क छाप था, अनपढ़ था, वो इस छोटे आयुर्वेद के नाम पर आज 1400 करोड़ से ज़्यादा का आसामी बन चुका है। न्यायपालिका ने उस बाबा को बड़ी डांट लगाई, पर मैं कहता हूँ इट इज़ टू लेट, ये बहुत देर हो गई। ये बाबा अब तक अपने झूठे दावों के दम पे जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। वास्तव में इस बाबा को डांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फर्जी बाबाओं को इन्हें जेल में डालने की ज़रूरत है और इन पर आपराधिक क्रिमिनल केस चलाकर इनको सजाएँ देने की ज़रूरत है। पर हमारी न्यायपालिका केवल डाँट कर ऐसे व्हाइट कॉलर, मैं कहता हूँ सफ़ेद पोश अपराधी हैं ये, इन्हें छोड़ देती है। क्योंकि समाज में इन्होंने अब धर्म से खुद को जोड़कर रुतबा बना के रखा हुआ है। ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे एक-एक करके। हम फिर देखेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो नुस्खे ये बाबा-ढाबा बताते हैं। ये बाबाओं के पास 3, 4, 5 जड़ी-बूटियाँ हैं, उन्हीं को घुमा-घुमा कर सारा खेल खेलते रहते हैं। ठीक? ये स्थिति है। तो हम वास्तव में अपनी जो शुरुआत करेंगे, इन्हीं मुद्दों से इस पूरे मामले को आगे ले जाएँगे। बने रहिएगा, मूल्यांकन पर एक के बाद एक कुछ छद्म विज्ञान आएँगे, सूडो साइंस आएँगे। सूडो साइंस मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें विज्ञान के आवरण में, खोल में लोगों के सामने परोसा जाता है। ठीक? उनमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, दे डोंट हैव एनी साइंटिफिक बेस, पर फिर भी उन्हें विज्ञान के खोल में लोगों के सामने परोसा जाता है कि देखिए, इसका एक साइंटिफिक बेस है। और चूंकि लोग समझते नहीं है, इसलिए लोगों के अशिक्षा, अज्ञानता का फायदा उठाकर विज्ञान के नाम पर चीजें बेची जाती हैं, इसलिए उसे सूडो साइंस कहते हैं। आयुर्वेद को भी छद्म विज्ञानी कहा जाता है क्योंकि इसे धर्म और विज्ञान दो बैसाखियों पर बेचा जा रहा है। और पिछले 10 सालों में इस सरकार ने कई सारे इस तरह के कार्य किए हैं और उनमें से एक ये है कि आयुर्वेद को बेचा जाए और इसके माध्यम से धर्म को और अतीत की महानता को और लोगों के दिमाग में स्थापित करना कि मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ें खराब हैं और अतीत में वो जो हम क्या बोलते हैं, राख से हाथ धोते थे, जुएं लिखे निकालते थे, हम उस महान युग में रहते थे। ठीक है? तो वो महान युग बहुत अच्छा था। तो अतीत की महानताओं से जोड़कर लोगों को ये कल्पना करवाना कि पुराने ज़माने के लोगों के पास बहुत नॉलेज था, और चूँकि आज के लोग इस बात को जानते नहीं कि पुराने ज़माने के लोगों के पास कोई नॉलेज था या नहीं था, या मॉडर्न साइंटिफिक बेस वाला नॉलेज था या केवल ऑब्जर्वेशनल नॉलेज था, ये उन्हें पता नहीं है। तो बड़ी सहजता से
इस झूठ को पचा लेते हैं और फिर इस पूरे खेल को धर्म से जोड़ना, धर्म से बाद इसे झूठी राष्ट्रीयता से जोड़ना और फाइनली इसे वोट में कन्वर्ट करना। लास्ट जो एम है टू अटेन द पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता, लोगों से पैसा छुड़ाना ये भी है। और गरीब देशों में, विशेषकर भारत जैसे देशों में जो कहने के लिए विकासशील देश है पर वास्तव में भारत एक अल्प विकसित देश ही है, सच्चाइयां तो यही है, बेहद गरीबी है। तो गरीब देशों में जहां लोगों के पास धन का अभाव होता है, सरकारें लोगों को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करवा पाती, उन देशों में लोग सस्ते तरीके ढूंढते हैं अपनी समस्याओं के निदान के। ठीक, यहां पर बात हो रही है स्वास्थ्य समस्याओं के। अब भारत की स्थिति है, भारत में बेहद गरीबी है। ठीक, और मॉडर्न मेडिकल साइंस की अप्रोच जो है वो गांव देहातों तक, सुदूर लोगों तक बिल्कुल भी नहीं है। लोग स्वयं भी पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें भी नहीं पता कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को अप्रोच करके कैसे वो अपने लिए इलाज बेहतर ले सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि अशिक्षा है, अज्ञानता है, तो ऐसी स्थितियों में जो पुराने परंपरागत अनुभवों पे आधारित जो भी पद्धतियां चल रही थी वो भारत में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। शहर से लेके गांव तक विशेषकर अशिक्षा, अज्ञानता के चलते, सस्ते होने के चलते, नीम हकीम जड़ी बूटी आधारित होने के चलते लोग इन पर सहजता से विश्वास कर लेते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं में आयुर्वेद, होम्योपैथ और भी कुछ, क्योंकि लोगों को सरल और आसान, भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इजी चीप रेमेडीज, हमें आसान सरल उपाय चाहिए। ठीक है, और ये जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं ये आपके इसी तरह के बड़े बड़े दावे करती हैं। एक सबसे बड़ा दावा जो आप अक्सर सुनते होंगे वो ये है कि बीमारी को ये जड़ से खत्म कर देते हैं। अब समस्या ये है कि जब हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ा तो हमें पता चला कि बीमारी को जड़ से खत्म कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीमारी आपके शरीर में सेलुलर लेवल पर जितनी डिसेबिलिटीज होती हैं, कोशिका स्तर पर जो क्या बोलते हैं विच्छेदन आता है या उनमें कोई डिसेबिलिटीज आती है, उससे पैदा होती। आप उन्हें ठीक कर लोगे दवाई से, अगर फिर से वही कोशिका स्तर पर, सेलुलर लेवल पर किसी किस्म की परेशानी आएगी तो बीमारी फिर से आ जाएगी। जड़ नहीं होती कोई बीमारी की, ये पेड़ नहीं है जिसकी जड़ होती है। ठीक है, जिसे आप खोद कर निकाल दोगे और ये कभी ठीक होने वाली नहीं रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बीमारी की जड़। ठीक है, अब समस्या लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ा नहीं, हमारी बायोलॉजी का लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन इसका जो कहते हैं कि लोग भारत में सुपरफिशियली चीजों को याद तो करते हैं पर उन्हें डीप डाउन जाकर समझते नहीं। ठीक, और समझते भी हैं तो अंधविश्वास इतना गहरा होता है कि वो तर्क लगाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि लालच पीछे काम करता है कि अगर एक जड़ी बूटी खा के घर के बाहर लगे हुए नीम के पत्ते, गिलों के पत्ते, या फिर सड़क के नीचे कोने में गंदगी में मौजूद एक पेड़ जिसकी पत्तियां, उसे खाकर अगर ठीक हुआ जा सकता है तो व्हाई शुड वी गो फॉर एक्सपेंसिव डॉक्टर्स, लैब्स और ट्रीटमेंट्स। ठीक, ये हम क्यों करें। ठीक, ये भी है। तो इन सब के चलते भारत में इस तरह के छंद विज्ञान पनपते रहते हैं, चलते रहते हैं, बहुत चलते हैं, आगे भी बढ़ते रहते हैं। और इवन जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं कई बार वो भी इन झूठों के जाल में फंसे रहते हैं और वो भी स्वयं प्रमोट करते हैं इन चीजों को। ये भी है। अब जब सरकार ही खुद ही इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, यूनानी, शफाखाना और तमाम सारी चीजों को प्रमोट कर रही है, तो लोगों के मन में तो इनका विश्वास बढ़ ही जाएगा ना भाई। देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव। समस्या ये है कि जब सरकार खुद कोर्स चलाकर इन्हें लोगों में ऐसे डॉक्टर, कहती है डॉक्टर हैं, नीम हकीमों को आगे बढ़ा रही है, तो कोई कारण ही नहीं है ना कोई आयुर्वेद पर प्रश्न उठाए। क्यों? क्योंकि सरकार स्वयं ये कोर्सेस चलाकर सिद्धा वगैरह आगे बढ़ा रही है। तो सरकार भी इस स्तर में शामिल है और इन्हें विज्ञान के नाम पर आज हमारे सामने परोसा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। आयुर्वेद के छंद विज्ञान के रूप में, एक सूडो साइंस के रूप में इसका मूल्यांकन करते हैं। और ये शब्द मेरा नहीं है, न्यायपालिका में जब केस गया था तब ये मामला उठा हुआ था, इसलिए सॉरी टू से मुझे एलिगेट मत करिए कि मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चल चुका है और वहां इसे छंद विज्ञान के रूप में ये केस चला हुआ था। तो हम इस बात को तलाशते हैं, हम मूल्यांकन पर लेते हैं आयुर्वेद को, देखते हैं इसमें विज्ञान का कितना इनपुट है, क्या इसमें कुछ भी वैज्ञानिक है,
और आज इस आयुर्वेद को कोर्स के नाम पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं आयुर्वेदिक, तो क्या वो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं या आयुर्वेदिक कॉलेजों में मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ाई जा रही है? तो मैं आपको एक कोर्स सिलेबस का भी थोड़ा सिनॉप्सिस दूंगा। पहले मैं आयुर्वेद में क्या क्या होता है ये बताता हूँ और फिर कोर्स सिलेबस भी बताता हूँ कि कैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस ही सब चलाई जा रही है और आयुर्वेद के नाम पर चलाई तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ही जा रही है। ठीक है, क्योंकि बिगर मॉडर्न मेडिकल साइंस से आप बीमारी को ही नहीं पहचान सकते तो इलाज क्या करो। ठीक है, चलिए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये पूरा मामला किन दिशाओं में जा रहा है। चलिए, तो मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और शुरुआत हम करेंगे बाबा जी से। और ये बाबा जी को बड़ी लानत मलानतें पड़ रही हैं और ये बाबा इस समय आयुर्वेद के आइकॉन बनकर इस देश में स्थापित हो गए। इसलिए हम इन्हीं को मूल्यांकन पर ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आयुर्वेद के दावे यही बाबा कर रहे हैं। लेकिन और भी बाबे हैं, बाबा की कमी नहीं है, संस्थानों की कमी नहीं है, तमाम सारे संस्थान है। आयुर्वेद का खेल करोड़ों अरबों रुपए का है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां शामिल हैं। मजेदार बात है कि इन सब के बावजूद भी क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, वो प्रश्न यथावत है, तब से लेकर आज तक का बना हुआ है। चलिए, तो देख लेते हैं क्या पूरी स्थितियां हैं, थोड़ा ऐसे समझते हैं क्या मामला है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो मामला क्या था, मामला आप भी जानते हैं कि आयुर्वेद को बड़ा महान विज्ञान बताने वाले हमारे योग गुरु बाबा रामदेव, इन्होंने इसे समाज में पिछले कई सालों में स्थापित किया योग के माध्यम से। फिर ये धंधा करने लगे और इन्होंने अपनी खुद की संस्था खोल ली और आयुर्वेदिक उत्पाद यानी तमाम प्रोडक्ट बेचने लगे। ठीक है, अब ये करते करते बाबा जी अपनी हदें पार कर गए और हदें पार करते हुए उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो दिवालिया चिकित्सा पद्धति है, वो बैंकरप्ट है, उससे कुछ नहीं आता, जो कुछ भी है वो आयुर्वेद है। ऐसे दावे इन्होंने बाबा जी ने कर दिए और ऐसे झूठे दावों के प्रचार प्रसार विज्ञापन करते रहे और इस देश में अज्ञानता और पैसे की कमी और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पहुंच की कमी, इन सब के चलते बड़े पैमाने पर लोग इनके जंजाल में फंस गए। ठीक है, बाबा जी ने कुछ ही सालों में, अब अच्छे से ध्यान रखिए कि जिस स्तर को पाने के लिए बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई दशक लगा देती हैं, बाबा जी ने बड़े कुछ सालों में या कह लीजिए इन 10 सालों में, जैसे ये सरकार आई है, ठीक है, वो इस सरकार के दौरान इन्होंने अपनी नेटवर्थ जो है कई हजार करोड़ बढ़ा ली। तो रातों रात अगर हम कहें कि बाबा जी करोड़पति हो गए केवल आयुर्वेद का चूर्ण बेचते हुए, मजेदार बात है कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है या नहीं, ये प्रश्न तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा है। और इनके समर्थक लोग जो हैं, जो अति उत्साहित समर्थक हैं, वो अभी भी इनकी न्यायपालिका के इतनी कठोर क्या बोलते हैं दंड के बावजूद भी इनके पक्ष में खड़े हुए। ठीक, चलिए, तो क्या मामला है देखिए। योग गुरु से बिजनेस टाइकून तक हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बने बाबा रामदेव धन दौलत देखिए, और धन दौलत जान रह जाएंगे दंग। बाबा रामदेव को देख लीजिए, ये 2023 का ही है और बाबा रामदेव के पास अगर हम देखें तो इनके पास अब बहुत सारी संपत्ति है। ये खुद को योगी कहने वाला व्यक्ति, अगर हम देखें तो इनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ की है। शायद ये 5वीं पास होंगे, 10वीं पास होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, आयुर्वेद की कोई ऑफिशियल डिग्री भी नहीं है, जैसे आज जो सरकार बीएएमएस करवाती है, ऐसा भी कोई इन्होंने कोर्स नहीं कर रखा। बीएएमएस तो बाकायदा पूरा कोर्स है 5.5 साल का, वो भी नहीं है। तो बिगर कोर्स करे, बिगर डिग्री करे, खुद को आयुर्वेद का आचार्य बताकर और प्रोडक्ट बनाकर बाजार में इन्होंने बेच दिए और 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। ठीक है, चलिए वो झूठी डिग्री सही, पर सरकार का एक ऑफिशियल कोर्स है आयुर्वेदिक डॉक्टर का, वो करना पड़ता है।
उसके बाद आप इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालाँकि लॉस की कमी है और ये बाबा ढाबा लोग इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालाँकि ये नहीं होना चाहिए पर ये करते रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है? तो बाबा जी रातों-रात करोड़पति बन गए, कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। सरकार के दौरान जम के इनके इन जैसे बाबाओं को मौज पटी। और भी बाबा हैं जिन्होंने खूब मौज मारी। कोरोना के दौरान लोगों में डर था, भय था। उस डर और भय का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपने आयुर्वेदिक के उत्पाद और बेचे और जाने कितने सारे लोग होंगे जो इन अवैज्ञानिक उत्पादों से मौत के घाट उतर गए होंगे। ये गंभीर प्रश्न है, ठीक? तो देख लीजिए ये इस तरह से आयुर्वेद बाबा जो हैं, इस तरह से बन गए, ठीक है? एलोपैथी पर बयान पर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को भेजा कानूनी नोटिस। पतंजलि ने कहा नहीं की थी कोई गलत मंशा। तो बाबा जी अति उत्साह में चले गए और उन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस के विरुद्ध एक स्टेटमेंट दे डाला, उसे दिवालिया साइंस कह दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे चैलेंज किया बाद में और फिर कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है? और बाबा पर कई प्रकार के उल्लंघन, फीमा का उल्लंघन और तमाम किस्म की दवाइयों के गलत तरीके से बनाए जाने के उल्लंघन के मामले तो पहले हैं। मैंने बाबा रामदेव पर एक पूरा स्ट्रीम किया है। उनके एम्पायर कैसे खड़ा हुआ और उसमें क्या-क्या आहुतियाँ लगीं, क्या-क्या आरोप लगे, ये सब चीज़ों पर मैंने पहले स्ट्रीम की है। आप जाएँ चाहते हैं चाहें तो हमारी प्लेलिस्टों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ डिटेल से किस तरह से अवैधानिक तरीके अपनाकर बाबा रामदेव ने इस धंधे को खड़ा किया हुआ है। पर हम वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बाबा रामदेव के दावों की बात कर रहे हैं, ठीक है? आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कोर्ट में चैलेंज किया इस बात को कि जो रामदेव को झूठे दावे और एलोपैथिक चिकित्सा की आलोचना करने से केंद्र सरकार को रोकना चाहिए। कोर्ट ने पहले सरकार को आदेश दिया। सरकार तो खुद क्राइम पार्टनर इन क्राइम थी इस बाबा के साथ, ठीक है? और कुछ भी नहीं हुआ। ये तो आप भी जानते हैं, ठीक? और ये बाबा निरंतर इस देश में मॉडर्न मेडिकल साइंस को क्या बोलते हैं बदनाम करता रहा बगैर किसी आधार के और इनके पास कोई बेस नहीं था, ठीक है? लेकिन ये करते रहे, बड़े-बड़े दावे भी करते रहे। देखिए जो बाबा रामदेव करते रहे, जैसे तेल को लेके दावा किया बाबा रामदेव का, उन्होंने कहा कच्ची घानी का तेल खाइए, रिफाइन तेल से केमिकल का यूज़ किया जाता है, मतलब कोई बेस नहीं है और ये दावा बड़े-बड़े दावे बाबा रामदेव हमेशा करते रहे, ठीक है? बाद में फाइनली न्यायपालिका में हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक न्यायाधीश आते रहे और वो न्यायाधीश बड़े सॉफ्ट थे। आप भी जानते हैं कि धर्म से जुड़े बाबाओं के प्रति न्यायपालिका में भी एक बड़ा सॉफ्ट रवैया है। पर इस बार क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कड़क हैं और ये जो बाकी के जस्टिस हैं, ये हिमा कोहली हैं और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं। इन्होंने बाबा रामदेव को मूल्यांकन पर ले ही लिया और उनसे कुछ कठोर सवाल कर डाले, ठीक है? अब बाबा जी की स्थितियाँ आप भी जानते हैं, उन्हें बाकायदा विज्ञापन देना पड़ा, जो उन्होंने झूठे दावे किए थे पेपर में छापकर और विज्ञापन के माध्यमों से उन्हें माफ़ी भी माँगनी पड़ी। न्यायपालिका इनके पीछे काफ़ी कठोरता से इस समय पड़ गया है और बड़ी परेशानी इन्हें क्या बोलते हैं, होती दिखाई दे रही, ठीक है? और ये बाकायदा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे, मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ इनका अभियान था। राजीव दीक्षित जो मर गए, वो भी इनके पार्टनर इन क्राइम ही रहे। ये दोनों मिलकर अगर हम देखें तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसे हमेशा खराब बताते रहते थे और अतीत का विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण था। राजीव दीक्षित जी जो खत्म हो गए, आप भी जानते हैं, उनके खुद सर पे बाल कम थे, लेकिन वो लोगों को पुराने आयुर्वेद की दवाइयाँ सिखाते थे बाल उगाने की। और बाबा रामदेव भी यही सब बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? तो ये बाबा रामदेव की स्थिति है। बाद में देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कोरोना के समय दवाई बनाई, ये सब आपको पता ही है। इस दवाई की प्रामाणिकता को लेकर काफ़ी झूठे दावे किए गए। इन्होंने तमाम सारी जगह से कार्रवाई इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करवाई है। ये सब चीज़ों को लेके कोर्ट में लंबा केस चला और बाद में फिर गुमराह करने के आरोप भी इन पर लगते रहे। बाबा रामदेव ये भी दावा किया कोरोना के समय कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से लोग मर रहे हैं। इनफैक्ट ये झूठा था, मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से लोग बच रहे थे और जिस कोरोनिल को लेकर ये मार्केट में आए थे, इन्होंने इसे दवाई के रूप में बताया। बाद में पता चला कि उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और उसका कोई कहीं से भी कोई प्रमाणीकरण नहीं हुआ है और तब तक ये कोरोनिल जो है बाजार में बिक चुकी थी। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इसे खा रहे थे और उन्हें लग रहा था इससे कोरोना ठीक होगा।
कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे मरे होंगे, इसके कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और कायदे से इन सब चीज़ों के डेटा उपलब्ध करवाने चाहिए और न्यायपालिका को इन सब चीज़ों पर, मुद्दों पर भी बाबा रामदेव की जांच करनी चाहिए कि भाई किस तरह से इन व्यक्ति ने कोरोना के समय ये दवाइयाँ बेची, सरकार भी साथ में थी इसमें। और क्या बोलते हैं, उस समय जब कोरोना फैल रहा था, लोगों को बिल्कुल इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिकल साइंस की ज़रूरत थी, तब ये बाबा रामदेव जैसे लोग बयान दे रहे थे। देखिए, मई 2021 का बयान है। बाबा जी कहते हैं कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। तो इन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस के रूप में 2021 कोरोना के समय चिन्हित किया था। ये कितना बड़ा क्राइम है, क्योंकि इन्हें अपनी कोरोनिल नाम की दवाई आगे बेचनी थी। ये बड़ा प्रश्न है। और उस कोरोनिल को ये आयुर्वेद से बनी हुई दवाई बता रहे थे और उससे ये लोगों के ठीक होने के दावे कर रहे थे। ठीक है, तो ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ बाबा रामदेव का मामला है। बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट में गई हुई थी, लंबा केस चला। फाइनली अभी अभी आप देखें तो ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ भी इनकी फोटो है। खुद को ये बीजेपी आरएसएस का समर्थक के रूप में दिखाते रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। सरकार के दौरान इन्हें काफी सपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो स्कैनर पे हैं और आप भी जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारा मामला बाबा रामदेव का है। अब दर्शकों, हमें मूल्यांकन किस बात का करना है? हमें मूल्यांकन इस बात का करना है कि ये जो बाबा रामदेव हैं, ये जिस आयुर्वेद को एक महान विज्ञान आधारित पद्धति बताते हैं, बाबा रामदेव इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं कि आयुर्वेद वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। तो हम बाबा रामदेव नहीं, उस आयुर्वेद को ही समझने की कोशिश करते हैं कि सच में क्या आयुर्वेद में किसी किस्म का साइंटिफिक एविडेंस है और क्या इस तरह की चीज़ों को न्यायालय में कभी एंटरटेन किया गया और क्या स्थितियां हुई। ठीक है, तो आयुर्वेद को लेके दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में 2022 में केस चल चुका है। केस इस संदर्भ में चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद को छद्म विज्ञान बताने वाली विकिपीडिया प्रविष्टि के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पूरा मामला ये था कि विकिपीडिया, आप भी जानते हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, टुन्नियों का इस पर कब्जा रहता है, पर इसके बावजूद भी विकिपीडिया पर आयुर्वेद को एक सूडो साइंस के रूप में दिखाया गया। ठीक है, इस बात को लेके 2022 में तमाम सारे ये जो आयुर्वेद और हिंदू धर्म और तमाम धार्मिक बीजेपी आरएसएस समर्थक लोग हैं, जिनकी आत्माएं किलप रही थी इस बात को देखकर कि भाई ये कैसे सूडो साइंस बता सकते हैं आयुर्वेद को, जबकि इन्हें ये गलतफहमी है कि इनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, और विकिपीडिया कह रहा था कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस है। ठीक, इस बात को लेकर कोर्ट में केस गया और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर क्या बोलते हैं, विचार करने से मना कर दिया। अब आप सोचिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आयुर्वेद को सूडो साइंस बताने वाली याचिका पर विचार करने से क्यों मना किया? अगर हम इस गहराई से इस पूरे मुद्दे को देखें तो आप एक बात समझिए कि अगर ये केस चलता सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये केस चलता, जैसे अमेरिका यूरोप के कोर्टों में एवोल्यूशन को लेके केस चले और जो एवोल्यूशन के विरुद्ध में बात करते थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी, बाद में साइंटिस्टों ने साइंटिफिक प्रूफ के साथ में एवोल्यूशन को कोर्ट में प्रूव किया और कई सारे दावे जो एवोल्यूशन के विरुद्ध थे उन्हें डिबंक किया जा चुका है, बाकायदा कोर्ट में केस चल चुके हैं वहां पे। ठीक, ऐसे ही भारत में अगर आयुर्वेद के विरुद्ध में या पक्ष में या कोर्ट में केस चलता तो एंड में बात होती साइंटिफिक एविडेंस की, और इस देश का हर व्यक्ति या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयुर्वेद के पास अपनी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये केवल एक होम रेमेडी, घरेलू चिकित्सा पद्धति है जो हजारों सालों से भारत के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये भी प्रमाणित नहीं है। ये भी बता देता हूं कि क्या भारत के लोग आयुर्वेद में बताई हुई जड़ी बूटियों का हजारों सालों से उपयोग करते थे? ये भी आप एविडेंशियली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ी बूटियां देश के हर कोने में नहीं पाई जाती। कुछ उत्तर भारत में मिलती हैं, दक्षिण भारत में अलग हैं, ये भी है। तो इन ग्रंथों में जो दावे किए गए हैं, जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं, चरक संहिता और 1 2 3 ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें जो दावे किए गए हैं, क्या वो जड़ी बूटियां, वो सारी चीजें उत्तर भारत के अलावा और कहीं मिलती भी हैं?
ये प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो न्यायपालिका अच्छे से जानता था कि आयुर्वेद के पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है और ये इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूव होगा नहीं। अगर इस तरह के केसों को हम चलाएंगे तो फाइनली साइंटिफिक एविडेंस पे बात जाएगी और जिस आयुर्वेद को बैक्टीरिया वायरस के बारे में नहीं पता, वो बीमारियों के इलाज की बात कैसे कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पता था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा इस तरह की याचिका को, एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। समझिए, ठीक, इसे चीज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि आयुर्वेद विज्ञान के पैमाने पे खरा नहीं उतर सकता, ठीक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को लेने से मना कर दिया कि हम विकिपीडिया को कोई भी निर्देश नहीं देंगे कि आयुर्वेद के बारे में छद्म विज्ञान या जो भी विज्ञान वो कहे वो उनका मानना है, ठीक, इसे समझिए। तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली इस बात पर मोहर लगा दी इस मामले से कि आयुर्वेद भले ही छद्म विज्ञान है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे एंटरटेन नहीं कर रहा। और अगर हम इस पूरे कोर्ट के मामले को अगर गहराई से समझें तो यहाँ से ये चीज़ अपने आप प्रमाणित होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मानता है कि आयुर्वेद में लैक ऑफ एविडेंस है, साइंस की बुनियाद पर ये खरा नहीं उतरता और इसीलिए शायद वो ऐसी याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि इससे अल्टीमेटली आयुर्वेद कटघरे में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रूव है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इस बात को मानता समझता है कि आयुर्वेद छद्म विज्ञान है और वो आयुर्वेद को छद्म विज्ञान कहने वाले विकिपीडिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक। ये थोड़ा सा समझिए, ये आयुर्वेद की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में। आयुर्वेद का 2022 का स्टैंड ये बनता है, ठीक। तो जब हम टेक्निकली बात करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट मानता है आयुर्वेद विज्ञान है, तो मैं कहूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद को विज्ञान नहीं मानता। उसने 2022 में बाकायदा विकिपीडिया जो कि आयुर्वेद को सूडो साइंस कह रहा था उस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का सार हमारे सामने निकल कर आता है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं विकिपीडिया ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि आयुर्वेद आचार्यों के पेटों में, गुर्दों में और नाक कान गले में इतनी तकलीफ हो गई। वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि वो क्या कह रहा है, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेद के नाम पे धंधा क्या करते हैं और क्या क्या चीजें वहां पर परोसी जाती हैं जिसे आयुर्वेद कहकर मॉडर्न मेडिकल साइंस के नाम पर लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मामला था। आयुर्वेद निर्माताओं के एक संघ के द्वारा आयुर्वेद निर्माताओं के एक संघ के द्वारा याचिका में आरोप लगाया गया कि आयुर्वेद पर विकिपीडिया प्रविष्टि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एकमात्र इरादे से बनाई गई है। मतलब ये कहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत साइंस है, आयुर्वेद के निर्माताओं का संघ, ठीक है, और विकिपीडिया उसे सूडो साइंस कह रहा है, तो ये कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करो, ठीक है। आगे देखिए, जनहित याचिका में कहा गया कि विकिपीडिया प्रविष्टि में आयुर्वेद को छद्म विज्ञान बताया गया है और लेख को अनावश्यक बताते हुए आरोप लगाया गया कि आयुर्वेद की छवि को खराब करने का एकमात्र इरादे से लिखा गया, ठीक है। लाइव लॉ ने याचिका के हवाले से कहा कि चिंता की बात यह है कि यह पूरी तरह से बेतुका, खराब शोध वाला पूर्वाग्रह से ग्रस्त लेख है। ये सब बात गूगल से हटाने की इन्होंने सलाह दी हुई, ठीक है। आगे देखिए, ये सारे दावे ये लोग करते आ रहे हैं और फिर सुनवाई चली। सुनवाई में देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा, उन्होंने इस याचिका को एंटरटेन करने से मना कर दिया। आयुर्वेद छद्म विज्ञान है, नहीं है, विकिपीडिया क्या लिखता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फंसना नहीं चाहता है, ठीक है। ये थोड़ा समझिए। तो ये इस तरह से है और हम ये देख रहे हैं कि सरकार बाकायदा इन चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। 2014 में जो मोदी की सरकार आई हुई है, इसने बाकायदा एक मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को लेकर आयुष मंत्रालय बनाकर इन चीजों को सरकार की शक्ति से लोगों के सामने विज्ञान के आधार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की हुई। एक ऐसे थोड़ा समझिए कि शक्ति सरकार की है और सरकार खुद इन सूडो साइंस वाली चीजों को चला रही है, डिपार्टमेंट बना रही है। पहले भी चलते थे, पुरानी सरकार भी चलाती थी। इन्होंने बड़े पैमाने पे, बड़े बजट के साथ इन चीजों को प्रमोट किया। इसलिए आप पिछले कुछ सालों में ज्यादा होम्योपैथी, आयुर्वेद और इन चीजों का बड़े पैमाने पे
आगे बढ़ते हुए आप देखते हुए दिखेगा कि ये चीजें एकदम से बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये प्रायोजित तरीके से ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही। ठीक, आगे देखिए। और आयुर्वेद पर बड़े सारे दावे किए गए सरकार के द्वारा, ये भी देख लीजिए। और आयुर्वेद संशोधन संस्थान की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा। आयुर्वेद योग दिवस मनाया जाता है, ये भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, विज्ञान इतिहासकार मीरा नंदा ने कहा कि डी सेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन में अपने व्याख्यान के दौरान कहा, ये एक विज्ञान विज्ञान इतिहासकार है, देख लीजिए, मीरा नंदा। ठीक है, हिंदू विज्ञान के प्रतीक के रूप में आयुर्वेद और योग हमेशा हिंदू राष्ट्रवादी दिव्य दृष्टि का हिस्सा रहे हैं। और अधिग्रहण बोली के मूल में यह दावा है कि आयुर्वेद का केवल अपनी वैचारिक श्रेणियों के भीतर एक तर्कसंगत प्रोटो वैज्ञानिक उद्यम नहीं था, बल्कि आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान के तरीके से संदर्भ में बताया हुआ है। तो इस तरह के दावे विदेशों में भी जाके ये करते रहे कि आयुर्वेद में बहुत सारा कुछ साइंटिफिक इम्प्लीमेंट है, बहुत सारा इनपुट है, आप इस तरह से लीजिए। ये सब चलता रहा। सरकार स्वयं कोरोना के दौरान ये कह रही थी, एक किट बेच रही थी, और इस किट में ये बात हो रही थी कि ये संदिग्ध किट जो थी, इसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक उपाय और चूर्ण वूर्ण बेचे जा रहे थे। ये कह रहे थे इम्यूनिटी बूस्टर है और इससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, जबकि आप जान समझिए कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर नहीं होती। इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हमारे सामने नहीं दिखाई देते। ठीक है, चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा कि क्या कह दिया था आखिर विकिपीडिया ने, क्या लिखा है, अभी भी लिखा हुआ है, क्या बात है। मैं थोड़ा सा इस पे कुछ मुद्दों पे आपको गौर करूंगा कि ये आयुर्वेद को किस तरह से बता रहा है। तो देखिए, विकिपीडिया आयुर्वेद जिस कोर्ट में केस गया था वो क्या बता रहा है। तो आयुर्वेद के बारे में विकिपीडिया ये लिखता है कि ये उपचार जो है ये सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से विकसित हुआ है, और इसमें हर्बल दवाएं, आहार, ध्यान, योग, मालिश, जुलाब, एनिमा जैसी चिकित्सा और तेलीय पद्धतियां शामिल हैं, ऐसा इसने कहा। आगे क्या लिखता है, थोड़ा सा इसे देखिए। आयुर्वेद ग्रंथों में दोष संतुलन पर जोर दिया गया है और प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने को अस्वस्थकारी माना गया है। तो आयुर्वेद जो है वो उसका आधार ये है कि जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन्हें बाहर निकाल दो, उससे आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, अब ये मनोवैज्ञानिक तो ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है बीमारियों के इलाज का। आगे क्या लिखता है, और दावा किया जाता है कि इससे बीमारी ठीक हो सकती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में 3 मौलिक दोषों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है दर्शकों, ये जो कोर्स सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, इसमें 3 दोषों की बात आती है। 3 दोष कौन से हैं, तो देख लीजिए। 3 दोषों की जब बात आती है तो देखिए 3 दोष कौन से हैं, या आपने सुने भी होंगे। 3 दोषों में देखिए, ये कहते हैं कि वात, पित्त और कफ। ठीक है, वात की बात होती है, ठीक है, पित्त की बात होती है, कफ की बात होती है, इनकी बात होती है, त्रिदोष कहते हैं। और ये कहते हैं कि आयुर्वेद का पूरा आधार किस पे टिका हुआ है। कहा गया है कि दोषों के संतुलन के परिणाम स्वरूप, असंतुलन के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य होता है, और संतुलन के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य होता है, और जबकि असंतुलन के परिणाम स्वरूप बीमारी होती है। तो वात, वायु की बात हो रही है, पित्त यानी हमारे शरीर के थोड़े बहुत पिगमेंट, हालांकि ये नहीं जानते थे, फिर भी चलिए मैं इसे मान लेता हूं क्योंकि अब इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। और कफ भी जानते हैं, कफ को कई बार वो सलाइवा निकलता है वो भी है, और कई बार कुछ और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। पर मोटे मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि इन 3 चीजों के बैलेंस से आप संतुलित रहते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। 3 चीजों में असंतुलन हो जाए तो बीमार हो जाते हैं। आयुर्वेद का दावा, जो बेस है आयुर्वेद का, वो इन 3 चीजों पर आधारित दिखाई देता है। तो वात की बात हो रही है, वायु की, जो गैस वगैरह निकालते हैं, ठीक है, या ग्रहण करते हैं। पित्त की बात हो रही है, पिगमेंट्स वगैरह, और कफ की बात हो रही है। इनको बैलेंस कर लो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये आयुर्वेद का बेस है। ठीक है, अब आप बताइए इसमें आपको साइंटिफिक क्या लगता है। मतलब हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ये क्या कहती है कि आपके बीमार होने के कई कारण हो सकते हैं, शरीर में कई चीजों की कमियों से भी आप बीमार हो सकते हैं, या फिर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, क्या बोलते हैं, कवक या फंगल इन्फेक्शन से, इस तरह से आप बीमार
हो सकते हैं। यहाँ आयुर्वेद में इन चीजों का कोई रोल नहीं है। आयुर्वेद सीधे सीधे वात, पित्त और कफ के संतुलन की बात कहता है, या बैक्टीरिया वायरस की इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। सीधी बात ये कह रहे हैं कि वात, पित्त और कफ इन्हें बैलेंस कर लो तो आप स्वस्थ हो जाओगे, इन्हें इम्बैलेंस कर दो तो इनका इम्बैलेंस हो जाए तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। मजेदार बात देखिए कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि वात, पित्त और कफ ये काल्पनिक चीजें हैं, ये कोई वास्तविक चीजें नहीं है, इनकी कोई स्पष्ट परिभाषाएं भी आपको देखने को नहीं मिलती। ये काल्पनिक है कि आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर लो तो संतुलित हो जाओगे। इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं है कि भाई ऐसा करने से क्या बदलता है शरीर में जिससे आप बीमार या स्वस्थ होते हो, तो वो भी इनके पास कोई प्रमाण नहीं दिखता। आगे देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथ चिकित्सा को 8 विहित घटकों में विभाजित करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कम से कम समान युग की शुरुआत में विभिन्न औषधियां तैयार की, शैल्य चिकित्सा के भी दावे किए हुए हैं। चलिए ये तो ठीक है, आगे देखते हैं हम। दावे तो बहुत हैं पर प्रमाण कहां पर है। ठीक है, आगे ये लिखता है कि इस बात का कोई अच्छा सबूत नहीं है कि आयुर्वेद कैंसर के इलाज या इलाज के लिए प्रभावी हो। ठीक है, कुछ आयुर्वेदिक तैयारियों में सीसा, पारा, आर्सेनिक ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो ये दावा कर रहा है कि आयुर्वेद की थेरेपीज जो होती हैं या उनके जो भी मेडिसिन होती हैं उनमें देखिए ये लोग सीसे, लेड का उपयोग कर रहे हैं, पारा का उपयोग कर रहे हैं। पारा तो आप भी जानते हैं, मरकरी, आर्सेनिक का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस या साइंस के हिसाब से ये तीनों ही पदार्थ जो हैं, मैटर हैं, ये हानिकारक हैं, ये बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, पर आयुर्वेद में इन्हें बहुत अच्छे माना गया है, जबकि साइंटिफिकली इससे शरीर को कोई फायदे नहीं होते। आगे देखिए, 2008 के अध्ययन में माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से बेचे जाने वाली 21% अमरीकी भारतीय निर्मित पेटेंट आयुर्वेदिक दवाओं में ये तीनों पदार्थ पाए गए। ठीक है, तो अमेरिका में जो भी ये दवाई बेची जाती है उनमें से 21% में ज्यादातर में सीसा, लेड, पारा, आर्सेनिक ये सब चीजें पाई गई हैं। ठीक है, और इन धातुओं का इस्तेमाल ये लोग करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए वास्तव में हानिकारक है, ये लाभप्रद नहीं दिखाई देती। आगे देखिए, आयुर्वेदिक प्राचीन शास्त्रीय संस्कृत कृत में 8 घटकों यानी अंगों की बात में विभाजित किया गया। ठीक है, तो वात, पित्त और कफ ये 3 बेस हैं, इन्हें बैलेंस करना है। और आगे क्या है, 8 घटक या अंग हैं आयुर्वेद के जिन पर ये टिका हुआ है। क्या है देख लीजिए, विभाजित माना गया। चिकित्सा की कला का ये लक्षण वर्णन देखिए, दवा जिसमें 8 घटक होते हैं इसमें देख लीजिए ये बताया गया। पहली बार संस्कृत महाकाव्य महाभारत में ये सब चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। खैर उसका तो कोई बेस नहीं है, वो 8 क्या है वो लेके चलता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, तो पहला देखिए 8 में से ये बता रहे हैं काया चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा। अब दर्शकों ये जो काया चिकित्सा है 8 घटकों में से जिससे ये इलाज की पद्धति है, ये अब नाम तो इसका काया चिकित्सा है पर इसके नाम पर BAMS करने वाले बच्चों को ये मॉडर्न फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। अगर आप उस किताब को देख लेंगे, होम्योपैथी वाले भी और आयुर्वेद वालों को भी ये मॉडर्न फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं। इनकी काया चिकित्सा नहीं पढ़ा रहे जो इन्होंने किताबों में लिखी है, क्योंकि इन्हें तो कई चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए कि आज की डेट में सरकार जो आयुर्वेद की जो बैचलर डिग्री दे रही है, होम्योपैथी की बैचलर डिग्री दे रही है, इनमें अगर आप देखें तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो हमें खोज के दी वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी अगर जो साइंस बेस नहीं है वो थोड़ा समझ लिए। हमारे शरीर की संरचना, हमारे शरीर के अंदर की अस्थि, मज्जा, हड्डियां, उन सबके स्थितियां और कौन से शरीर का अंग क्या काम करता है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पढ़ाया और ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़कर हमें पता चलता है। तो ये इनके यहाँ काया चिकित्सा है, सामान्य चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा। अब इसे ये पढ़ाते हैं क्या कहकर, ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाते हैं और इसे ही काया चिकित्सा के नाम से वहां पर कोर्स में सेल आउट करते हैं, जबकि इनके ग्रंथों में इतना डिटेल वगैरह कुछ भी जानकारी नहीं, मोटी मोटी जानकारियां इन्हें दी हुई। आगे देखिए, अगला इनका 8 जो अंग है उसमें कौमार भृत्य, बाल रोग, शिशु और मां की प्रसव अवस्था, प्रसव देखभाल के बारे में चर्चा, गर्भधान के तरीके, बच्चे का लिंग, बुद्धि, गठन चुनना, सुनिए देखिए दर्शकों, बच्चे का लिंग, बुद्धि और गठन चुनना, बचपन की बीमारियां और दाई का काम। देखिए दाई के काम हो रहे हैं, ये इनका
कौमार भृत्य है, 8 जो 3 जो बेस हैं, वात, पित्त और कफ, उसके अलावा 8 प्रकार के जो अंग हैं, उसमें शारीरिक चिकित्सा या काया चिकित्सा के बाद बाल रोग वगैरह, उसमें ये चीजें ये लोग पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाते हैं, ये भी कह देता हूं, पर नाम उनका होता है, पढ़ाते मॉडर्न मेडिकल साइंस है। जो बच्चे आज बीएमएस कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा, नाम इनका है लेकिन पढ़ाते मॉडर्न मेडिकल साइंस है, क्योंकि इनके ग्रंथों में जो लिखा है वो तो कह रही है क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें तो कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। ठीक है, अब बताइए, बच्चे का लिंग, बुद्धि और गठन चुनना। बच्चे का लिंग, बुद्धि और गठन आप कैसे चुनोगे यार? वो तो कैसे होता है वो आप भी जानते हैं, और इन्हें क्या पता होगा? और उसके लिए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कैसे होता है। आपको डार्विन पढ़ना पड़ेगा, कैसे चयन होता है, किस तरह के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, वो सारी चीजें के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के अलावा विकल्प ही नहीं है। आप चाहो भी तो इन आयुर्वेदिक 2 कौड़ी की किताबों में ये सब चीजें कैसे पढ़ोगे? इन्हें तो पता भी नहीं है इतना। ठीक है, इन्हें कहाँ पता। आगे देखिए, अभी मजेदार देखिए, इनके 8 अंगों में एक अंग बहुत मजेदार है, देखिए। फिर अगला है शैल्य तंत्र। अब शैल्य तंत्र को इन्होंने कर दिया शैल्य चिकित्सा तकनीक, ठीक है, और विदेशी वस्तुओं का निष्कासन। अब इसमें शैल्य चिकित्सा तकनीक नाम रख दिया गया, और ये कहते हैं कि सर्जरी भी आती थी पुराने जमाने में, और कैटरेक्ट यानी आंख के मोतियाबिंद की भी सर्जरी कर लेते थे। अभी मैं थोड़ा नीचे लेकर आऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोतियाबिंद के बारे में, देखिएगा। इनका प्रोमिनेंट जो क्या बोलते हैं इलाज का तरीका है, वो आपको भी पता होगा। हर चीज को घी में रख दो, ठीक है। तो इनकी कैटरेक्ट की सर्जरी क्या है वो भी बताऊंगा। हर चीज को, जैसे वो घी में रख के बच्चे हो जाते हैं 2-4, वही घी का उपयोग सब जगह करो। घी, मक्खन, दूध, दही, इनके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अब ये कहते हैं कि इन्हें देखिए सर्जरी आती थी। क्या घी, मक्खन, दूध, दही से सर्जरियां होती हैं? क्या उनसे ठीक करोगे? क्या आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए पड़ते हैं, फिर आपको बाकायदा इंस्ट्रूमेंट चाहिए पड़ते हैं, फिर आपको उनको सर्जरी के बड़े प्रिसाइज पतले इंस्ट्रूमेंट, जो कि उस जमाने में मेटल्स ही नहीं थे जिनसे आप बनाओ। आज जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे पास आज मेटल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तब हम उतने प्रिसाइज बना सकते हैं, उस समय तो थे ही नहीं। तो ये कर कैसे लेते थे सर्जरी भाई, जब आपके पास वो उस तरह के फाइन इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते थे। ठीक, तो ये इस तरह के बचकानी बातें हैं, पर ये किताबों में लिखा है, किया नहीं किया किसने देखा, पर उस किताबों में लिखा हुआ है। ठीक, आगे देख लीजिए। शलाक्य तंत्र है अगला इनका। शरीर के ऊपरी हिस्से में खुले स्थान या गुहा को प्रभावित करने वाली बीमारियों के उपचार बता गए। आंख, कान, नाक, मुंह आदि के बारे में यहाँ पे बीमारियों की बात इन्होंने की हुई। अगला इनका 8 में से एक और पद्धति है जो ये करते हैं, वो है भूत विधा। अब देख लीजिए, आयुर्वेद में भूत विधा होती है। इसमें क्या करते हैं, आत्मा को अपने, हाँ, आत्मा को अपने वश में करने की शांति, और जिन लोगों के दिमाग इस तरह से कब्जे से प्रभावित होते हैं, तो आत्मा वशीकरण, ये सब भी आयुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वात, पित्त और कफ, इन्हें बैलेंस करना है। और 8 प्रकार के अंग हैं, उसमें भूत विधा, मतलब बाकायदा इनका आयुर्वेद आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है, जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस का ऐसा कोई विश्वास नहीं। शरीर के किसी अंग में कोई आत्मा नहीं पाई जाती, पर देखिए आत्माओं को अपने वश में करना, शांति, और जिन लोगों को ये आत्माओं ने कब्जे में ले लिया, वो सब चीजें भी यहां पर मौजूद है। भूत विधा। अब बताइए, अब आपको कितना इसमें साइंटिफिक बेस लग रहा है? और ये इनका आयुर्वेद है, और इसके नाम पर ये लोगों को उल्लू बनाते दिखाई देते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए। अंगद तंत्र देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। विषागर वैद तंत्र है, इसमें महामारी शामिल है। जानवरों, सब्जियों और खनिजों में विषाक्त पदार्थ, उन विसंगतियों और उनके मारक को पहचानने की कुंजियां, ये ऐसी बातें इसमें बता रहे हैं। अब इन्हें क्या पता होगा, इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो विषाक्त पदार्थ, तो ये सब चीजें कैसे पता करते होंगे। देख, अगला है रसायन तंत्र। आयु, बुद्धि और शक्ति बढ़ाने के लिए कायाकल्प के टॉनिक, इस सब में ये चीजें बताई रहती हैं। ठीक है, अगला देखिए। वजीकरण तंत्र है। काम उत्तेजक, वीर्य की मात्रा, व्यवहारता और यौन सुख बढ़ाने के लिए उपचार, बांझपन की समस्या, आध्यात्मिक विकास, यौन ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण। वाह, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों देख लीजिए, वजीकरण तंत्र है, इसमें काम उत्तेजनाओं के बारे में बात है। मतलब आप देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की कोई बात नहीं है, सेल्स की कोई बात नहीं हो रही।
ये सब चीजें नहीं है। सीधे काम उत्तेजना बढ़ाने वाले मादक पदार्थों की बात यहाँ पे कर दी गई। वीर्य की मात्रा बढ़ा रहे हैं, बताइए वीर्य की मात्रा बढ़ाने से यौन सुख बढ़ जाता है, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है, ये सब है। बांझपन की समस्या, आध्यात्मिक विकास, उसमें ब्रैकेट में देखिए यौन ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये इसमें कर रहा है। अब यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदलोगे, तो यही तो है। तो दयानंद सरस्वती बताते हैं ना, वो अंधे कुटिल सांपों को गुदा द्वार में लेकर, वही तो है यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। वो आपके देखा होगा, कई लोग आते हैं, वो टुन्नी टाइप के लोग आते हैं, वो कहते हैं छोटे छोटे सांप होते हैं वीर में, वो दिमाग तक चले जाते हैं। ये सारा कचड़ा जो है ये यहां से आता है, ठीक है, ये सारा सूडो साइंस इनका यहां से आता है। मतलब अगर क्या बोलूं मैं, मतलब इसमें बताइए, अगर यहाँ ये लिखा होता आध्यात्मिक ऊर्जा को यौन ऊर्जा में परिवर्तित करके करना ताकि लोगों के बच्चे पैदा करने में फायदा हो, तो भी मैं समझ जाता। उल्टा ही है, यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दो। अब यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लोगे तो बच्चे कहां से पैदा करोगे यार, मतलब इनके सूडोस लॉजिक ही लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है ये सब पढ़ा रहे हो क्या बच्चों को, और इसे साइंस कहते हो, और इसमें साइंस है कहाँ, ठीक, मुझे तो नहीं समझ में आया इसमें साइंस। आपको कहीं साइंस दिखता हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा इसमें कहाँ किसी किस्म का साइंटिफिक बेस दिखाई देता है। इसमें तो बस वो साधारण ज्ञान है। एक मैं समझ सकता हूँ कि आज से 500,000 साल पहले का कोई भारतीय व्यक्ति, जिसे माइक्रोस्कोप नहीं पता था, जिसे बैक्टीरिया वायरस नहीं पता थे, और जो अपने आसपास की दुनिया को अपने आसपास के अनुभव और उनसे पुरातन ज्ञान के आधार पर देखता था। मतलब होता ये कि हमारी जो क्या बोलते हैं आंखें होती हैं, वो हमारे पूर्वजों के ज्ञान जो होता है उस पर उससे निर्धारित होती हैं, ठीक। अब ये पूर्वजों का ज्ञान ही जो था वो तो बड़ा सरल साधारण बचकाना सा था। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही देखते थे। आज हमारी आंखें जो हैं, अगर हम कहें विजन जो है वो साइंटिफिक हो गई, तो हमें विज्ञान और तर्क की कसौटी पर चीजें दिखने लग गई हैं, हमारे देखने के नजरिए अब बदल गए, ठीक है, ये मैं समझिए इस बात को। तो 1500 साल पुराने लोग इस तरह से चीजें सोचते होंगे, वीर्य की मात्रा बढ़ा लो, ठीक है, और यौन सुख बढ़ जाएगा, उसके उपचार हो जाएंगे, ये सब बातें मैं समझ सकता हूं, पर ये साइंटिफिक तरीका नहीं है किसी भी चीज को टैकल करने, ठीक है, इसमें साइंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दर्शकों मॉडर्न साइंस को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप देखिए हर तरह के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। मतलब कैटेगराइजेशन देखिए, नाक कान गले का ईएनटी अलग होता है, ऑर्थोपेडिक अलग होता है, ठीक है, क्या न्यूरो सर्जन अलग हुआ करता है, स्त्री रोगों वाला अलग हुआ करता है, हर चीज का कैटेगराइजेशन है। यहां पर एक ही नीम हकीम होगा, वही सब चीजों का मास्टर हो जाएगा। ये इनका गजब का साइंस है। मतलब ये सब चीजें पढ़ लो, एक बाबा बिठा देंगे, वो मास्टर बन जाएगा, बाबा रामदेव जैसा, और वो सारी फील्ड का एक्सपर्ट है। वही पीडियाट्रिशियन भी है, वही क्या बोलते हैं आपके न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट भी है, वही आपके क्या बोलते हैं बाकी के आपके क्या बोलते हैं स्त्री रोग का भी वही एक्सपर्ट है। सबके एक्सपर्ट वो एक बन के बैठ जाते हैं। ये इनका साइंस है, ठीक है, ये इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है जिसकी ये बातें किया करते हैं। मतलब इन्हें कैटेगराइजेशन करना तक यहाँ पे नहीं आता। ये इकट्ठा 8 तरह के अंग हैं, सब पढ़ लीजिए और सब लोग एक्सपर्ट बन जाइए। और रिसर्च क्या करना है, क्या ढूंढना है, वो सारी चीजें यहाँ पे तो कुछ है ही दिखाई नहीं देती। और सबसे मजेदार बात इस पूरे खेल में आप देखिए, कहीं पर भी किसी किस्म का अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटल लैब टेस्ट, चीजों की टेस्ट करना, उन चीजों पे कोई जोर नहीं दिखा गया, ठीक है। बस मोटी मोटी जानकारियां हैं और उसके आधार पे जड़ी बूटी लाकर इलाज करने लग जाओ, बस थोड़ा अंदाज लगा लो, ऐसे। जबकि ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कई बार बीमारी जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर रहती है, शरीर में उसके इफेक्ट दिखते हैं, पर शरीर में बीमारी होती नहीं, वो होती न्यूरोलॉजिकल लेवल पर है। तो उसके लिए आपको न्यूरोलॉजिकल उपचार लेना पड़ेगा, तब शरीर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और ये इनके आयुर्वेदिक तरीके हैं। आगे देखिए, सिद्धांत और शब्दावली भी दी गई है, देख लीजिए। आयुर्वेद का केंद्र सैद्धांतिक विचार, सांख्य वैशेषिक दर्शन के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ समानांतर दर्शाता है। संतुलन पर जोर दिया जाता है और प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने
और अस्वस्थकारी माना जाता है। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए दर्शकों, इनके मूलभूत विचार ये है कि प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना नहीं है, इसलिए इनके सारे धर्म ग्रंथों में काम, संभोग यही सब है, यही प्राकृतिक इच्छाएं, यही करते रहो, खाओ पियो और यही करते रहो, दबाना किसी को नहीं है। ठीक है, और इससे बीमारियां हो सकती हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ठीक, पर ठीक है, ये सब पुराने जमाने में लोग मान लेते होंगे, पर ये कोई आज की स्थिति पर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उचित संतुलन की बात की गई है। उदाहरण के लिए भोजन, संयम, सेवन, नींद और संभोग पर जोर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक, ये एक डायग्राम है 3 दोषों और पंच तत्व जिससे वे बने होते हैं। ठीक, ये डायग्राम भी है, ये बहुत दिखाया जाता है, देख लीजिए, वात, पित्त और कफ का, और इनसे ये पंच तत्व बने होते हैं और इन्हें कंट्रोल करना है आपके। देखिए, इस तरह की बातें बताई हुई हैं, वात की है, पित्त की है, कफ की है, इस तरह से चीजें बताई हुई। ठीक, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है टोटल। ठीक, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर धातुओं को आजकल ये ऊतक या टिश्यू कहने लगे हैं, पर वास्तव में धातु की बात है, अवशिष्ट, ठीक है, और ह्यूमरोल बायो मटेरियल से बना है, और 7 धातु होती हैं, 7 धातुएं हैं, पित्त, रक्त, मांसपेशियां, वसा, हड्डी, मज्जा और वीर। बहुत बढ़िया, बस इतना ही पता है इन्हें। ठीक, शास्त्रीय पुरातनता की दवा की तरह आयुर्वेद क्लासिकल ग्रंथों में शारीरिक पदार्थों को 5 शास्त्रीय तत्वों, पंच महाभूतों में विभाजित किया गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, 20 गुण हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, बेस सिर पैर की बातें हैं, उनका कोई साइंटिफिक बेस तो दिखाई देता नहीं। ठीक है, हाँ, देखिए, मौलिक शारीरिक गुण, दोष या त्रिदोष वात, जिसे कुछ आधुनिक लेखक तंत्रिका तंत्र के बराबर मानते हैं। बहुत बढ़िया, वायु दोष को अब तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल साइंस बता दी गया। पित्त यानी अग्नि, कुछ लोगों ने एंजाइमों के बराबर बताया हुआ है। कफ या पृथ्वी या पानी, इस तरह से इन्होंने अब इसे डिफाइन कर दिया है। तो ये अब चीजें इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। कुछ लोग इसके संतुलन या इसकी तुलना बलगम से भी की जाती है। समसमय के आलोचकों का दावा है कि दोष वास्तविक नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक अवधारणा है। तो ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आयुर्वेद का जो बेस है वात, पित्त और कफ, ठीक है, वायु दोष हो जाना, ठीक है, पित्त दोष हो जाना, ये अग्नि की बात करते हैं, जबकि अग्नि वग्नि तो जठर अग्नि, पेट में कोई वैसा तो है नहीं, पर अब ये कहते हैं अग्नि का मतलब रसायन होता है, पेट में मौजूद जो पित्त होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये सब ये कह रहे हैं, जबकि ये नहीं है दर्शकों, ये वास्तव में अग्नि ही मानते थे। ठीक, अब उसे बाइल पिगमेंट ये कहने लग गए आज की स्थिति में। ठीक, मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ के। और कफ, पृथ्वी, पानी, चलो ठीक है, ठीक है, अब इनसे संतुलन से क्या बोलते हैं, शरीर ठीक हो जाता है। ठीक, क्या इसमें कोई साइंटिफिक बेस तो दिखाई देता नहीं है। ठीक है, और यहां पर भी ये भी दावा कर रहे हैं कि जो लोग आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये दोष जो है वात पित्त दोष है, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी दोष होते हैं, और इनका कुछ लेना देना शरीर के स्वास्थ्य से होता नहीं है, ये इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, देखिए, हास्य दोष मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, ले लीजिए, ये वात पित्त कफ की बात कहते हैं, आलोचक कहते हैं हास्य दोष भी है, वो भी देख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये तो काल्पनिक चीजें हैं, इनमें कोई क्या बोलते हैं साइंटिफिक बेस दिखाई नहीं देता, पर ठीक है, ऐसे ही चला रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, आयुर्वेद में बीमारियों के निदान के 8 तरीके हैं, जिनमें नाड़ी अब जानते हैं, ठीक है, मूत्र, मल, जीवा, वाणी, शब्द या वाणी, स्पर्श, दृक, दृष्टि, आकृति, उपस्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो 8 तरीके इन्होंने बताए, बीमारियों के निदान के तरीके 8 तरीके हैं। तो 3 दोष हो गए, 8 अंग हो गए जिनकी पढ़ाई करनी पड़ती है, और 8 तरीके से निदान बताए गए, नाड़ी दोष, मूत्र, मल, जीवा, स्पर्श, दृष्टि, आकृति, इन सब के निदान की बात होती है। आयुर्वेद की चिकित्सा में 5 इंद्रियों के निदान उपयोग करके निदान किया जाता है। ठीक है, तो इंद्रियां जो हैं उनके आधार पर ही निदान करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह ये सब जानकारियां नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए श्रवण का उपयोग करके श्वास वाणी की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। क्या बात लिखी हुई दर्शकों, देखिए, इन लोगों के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, बैक्टीरियल वायरल लेवल पे कोई जांच नहीं करते,
जो भी निदान करेंगे यानी जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो अपनी इंद्रियां यानी सेंसेस के आधार पर करेंगे। जैसे सुनकर सांस और वाणी की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये गजब की स्थिति है। तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, बस सुन लिया और उस आधार पर तय कर लेते हैं सांस सही आ रही है नहीं आ रही, वाणी की स्थिति क्या है। ऐसे मोटे मोटे निरीक्षण के आधार पर ये दवाई वगैरह लोगों को दे देते हैं। ठीक, सुपरफिशियल जिसे कहते हैं, ऊपर का जो होता है, बस इतना ही। पदार्थों के बारे में देख लीजिए क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से पदार्थ ये इस्तेमाल कर रहे हैं देख लीजिए। अधिकांश पदार्थ देखिए पौधों से होते हैं, इसके अलावा जड़, पत्तियां, फल, सब्जियां, ये सब चीजों का इस्तेमाल ये किया करते हैं। क्या क्या चीजें हैं तो देख लीजिए। आयुर्वेद में उपयोग किए जाने पशु पदार्थों में दूध, हड्डी, पित्त, पथरी शामिल होती है। दूध, हड्डी और इन सब से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वसा उपभोग, बाहरी उपयोग दोनों के लिए निर्धारित है। सल्फर, आर्सेनिक, सीसा, कॉपर सल्फेट और सोना सहित खनिजों का सेवन पर भी निर्धारित है। ये सब भी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है और इनसे शरीर को बहुत नुकसान हो सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एडवर्स इफेक्ट इनके बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए, आयुर्वेद में मद नामक मद पेय का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पित्त को बढ़ाता है और वात और कफ को कम करके दोष को समायोजित करता है। ठीक है, मद को कच्चे माल और किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया के जरिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध अफीम का उपयोग 8 आयुर्वेदिक तैयारियों में किया जाता है। कहा जाता है कि वात कफ दोष को संतुलित करता है। वाह वाह वाह। तो दर्शकों इस देख लीजिए, जितने भी बाबा गंजेड़ी लोग होते हैं, अफीम का सुट्टा मारते रहते हैं, इनकी वात, पित्त और कफ के जो दोष होते हैं वो बिगड़े रहते हैं। उन्हें सुधारने के लिए ये सब काम यहाँ पर करते रहते हैं। अफीम का जो मूल सेवन के पीछे का इनका लॉजिक है कि अफीम के सेवन से वात, कफ दोष, पित्त दोष ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें क्या साइंस, गजब का साइंस है। आगे देखिए और क्या करते हैं अफीम से, देख लीजिए। ये दस्त और पेचिश के लिए, यौन और मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाने के लिए और मस्तिष्क को प्रभावी करने के लिए निर्धारित है। तो दर्शकों आपने ये चीज देखी होगी, जितने भी बाबा ढाबा होते हैं बड़े अफीमची रहते हैं। ठीक है, गांजा अफीम वगैरह बहुत इस्तेमाल करते हैं और जम के सुट्टा मारते हैं। ये आता कहाँ से? आता यहाँ से। ये आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, इनमें ये बता दिया गया कि अफीम के सेवन से वात, पित्त और कफ के दोष ठीक हो जाते हैं। साइंटिफिकली इस चीज का कोई बेस नहीं है, पर ये केवल एक मान्यता है। ठीक है, उसके अलावा मांसपेशियां, यौन क्षमता बढ़ जाती है, मस्तिष्क प्रभावी हो जाता है। मतलब नशे में रहने से ये लाभ होते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप, ये इनका इलाज का तरीका है और इसे ये साइंस कह रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद में अफीम को शमक और दर्द निवारक गुण माना जाता है। अफीम का उपयोग प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में पाया जाता है और इसका उल्लेख देखिए, सबसे पहले देख लीजिए सरंगधारा संहिता में किया गया है। ठीक है, ऐसी बातें बताते हैं। पश्चिम भारत के राजस्थान में फार्मेसी में इस्तेमाल होने वाली एक किताब है जो सरंगधारा किताब है, जो पुरुष स्खलन में देरी करने के लिए काम उत्तेजक के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है। बहुत बढ़िया, मतलब अफीम का इस्तेमाल करते हैं अफीम का इस्तेमाल किया जाता है ये काम उत्तेजक दवा के रूप में, और ये जो क्या बोलते हैं जो पुरुष स्खलन होता है, वीर स्खलन होता है, उसे डिले कर देती है। बड़ी गजब का साइंस है इनके पास। ठीक, ये संभव है कि अफीम मुस्लिम विजय के साथ या उससे पहले भारत में लाया गया हो। मुगल जो थे वो भी अफीम बहुत ज्यादा, बाबर बहुत बड़ा अफीमची था, तो हो सकता है अफीम मुसलमानों के साथ इस तरफ ज्यादा प्रचलन में आ गया होगा या दवाइयों में पहुंच गया होगा। आगे देखिए, पुस्तकें देख लीजिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी। तो पुस्तकें देखिए, योग रत्नाकर है, ये एक बड़ी पुस्तक है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। दस्त के लिए निर्धारित हर्बल खनिज संरचना में अफीम का उपयोग करती है। ठीक है, और भेषज रत्नावली में तीव्र अंतर्दोष अंतर्शोध के लिए अफीम और कपूर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस दावे में अफीम के श्वसन अवसादक क्रिया को कपूर के श्वसन उत्तेजक गुण के द्वारा
प्रतिसाद किया जाता है। ये सब बातें लिखी है, इनके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, बस अफीम क्या है वो तो आपको पता ही, ठीक। अफीम को देख लीजिए, कैनाबिस इंडिका है, देख लीजिए, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका नाम इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखिए, आगे देखिए, आयुर्वेद का लॉजिक एक और देखिए कितना गजब का है कि आयुर्वेद कहता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए तेल और टार दोनों का उपयोग किया जा सकता है, और दर्दनाक रक्तस्राव को 4 अलग अलग तरीकों से रोका जा सकता है। रक्त वाहिकाओं को बांधकर गर्मी से दागना, बहुत बढ़िया, अगर किसी का खून निकल रहा है तो आयुर्वेद कह रहा है उसे गर्म चीज से दाग दो। थक्के जम जाने की सुविधा के लिए तैयारी का उपयोग, और फिर आगे देखिए, और तैयारी का उपयोग रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने के लिए किया जाता है। ये इनका लॉजिक है, ये इनका साइंस है। वेरी गुड। किसी का लगातार खून बह रहा है तो ये तरीके बता रहे हैं कि बांध दो नसों को, ठीक है, या गर्म चीज से दाग दो। ये साइंस है, व्हाट द साइंस, ये किया करते थे, ठीक। क्या लॉजिक है इसमें। चलिए, पंचकर्म की भी बात होती है। शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने की तकनीक होती है पंचकर्म। दर्शकों, इस चीज को समझिए, ये चीज काफी प्रचलन में है, विषैले तत्वों को बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। 90s 80s में यूरोप और अमेरिका में भी अगर हम कहें तो ये 2000, इवन 2000, लेट 2000 में डिटॉक्स वाला खेल बहुत चला। ये भारत से ही गया होगा संभवतः, भारत से बाबा ढाबा गए और इन्होंने ये बताया कि आयुर्वेदिक चीजें या हर्बल चीजों को लेकर हम शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जो भी पॉइजनस चीजें, उन्हें डिटॉक्स कर सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। इसे समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालना दवाई, जड़ी बूटियों के द्वारा, ये कोई तरीका नहीं होता। अगर शरीर में किसी किस्म का कोई क्या बोलते हैं, किसी फिर का इन्फेक्शन है तो आपको उसके लिए डॉक्टर से, मॉडर्न मेडिकल साइंस से इलाज लेना पड़ेगा और इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपके शरीर में कोई क्या बोलते हैं, कोई विषैला तत्व है और उसे आप बाहर निकाल दोगे कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाई खाकर। ये नहीं होता। इन्फेक्शन को दूर करने के एंटीबायोटिक और तमाम किस्म के तरीके मेडिकल साइंस के पास हैं, उन्हीं से वो इन्फेक्शन ठीक होता है। और ये सारी चीजें जो हैं डिटॉक्स करने की, डिटॉक्स वाली चीज तो पहले भी लेट 2000 में डिबंक होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता शरीर में, ठीक। हाँ, आपको खाना पीना अच्छी चीजें चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कि कोई खराब चीज शरीर से बाहर निकल जाएगी। अगर आप इन खास किस्म की जड़ी बूटियों के पेय पदार्थों को पियोगे तो वो मलमूत्र से गंदगी बाहर निकल जाएगी। ये सारे बचकाने साइंस है और ये अब नहीं एक्सेप्टेड है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद भी पंचकर्म के नाम पर लोगों को खूब उल्लू बनाते रहते हैं, ठीक, और उन्हें लगता है उनके शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वर्गीकरण प्रभाव के बारे में कहा क्या जा रहा है। देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा को छद्म विज्ञान माना जाता है, इसी को लेकर केस किया गया था इस शब्द की वजह से, क्योंकि इसका आधार विज्ञान पर आधारित नहीं है। आयुर्वेद की सैद्धांतिक नींव में वैज्ञानिक दृढ़ता की कमी और अनुसंधान गुणवत्ता दोनों की आलोचना की गई। इस मुद्दे को लेकर ही कोर्ट में केस किया गया था कि ये शब्द लिख दिया कि आयुर्वेद जो है उसमें साइंटिफिक बेस नहीं है और ये सूडो साइंस है। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट तक चीजें चली गई थी, ठीक है। देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग से पता चला है कि आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों में और पदार्थ प्रभावी उपचार के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी अपने आप में प्रभावी है। इसे ध्यान रख लीजिए। इस बात का कोई अच्छा सबूत नहीं है कि आयुर्वेद दवा लोगों में कैंसर के इलाज के लिए प्रभावी होती है। हालांकि आयुर्वेद जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद कर सकता है। कैंसर रिसर्च यूके ने स्वीकार किया है कि शोधकर्ताओं ने पाया कुछ चीजें फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है, ठीक है। चीजें फायदेमंद होना एक अलग बात है और प्रॉपर ट्रीटमेंट वो एक अलग बात हुआ करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आयुर्वेद के उपचार कैंसर लक्षणों को राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में विषाक्त पदार्थ होते हैं, वैद्य के साथ बातचीत कर सकते हैं। कैंसर की दवाएं हानिकारक तरीके से ये हानिकारक हो सकती हैं। इस तरह की चीजों से थोड़ा बचने की सलाह भी यहाँ पर दी गई, ठीक है।
हृदय रोग के लिए आयुर्वेद के उपचार की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकला है कि हृदय रोग या उच्च रक्तचाप के लिए किसी भी आयुर्वेदिक हृदय उपचार के लिए देखिए साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। तो ये भी ये बात दावा कर रहे हैं कि जो हार्ट डिसीज होती है उसमें लोग कहते हैं कि जो आपकी नसों में ब्लॉकेज आ जाता है उसके लिए कई प्रकार के बाबा ढाबा लोग दवाइयाँ चूर्ण देते हैं। पर यहाँ दावा किया जा रहा है कि सॉरी, इसके कोई एविडेंस नहीं है कि कोई हर्बल दवा ब्लॉकेज या हार्ट डिसीज में मदद पहुंचाती है, प्रॉपर मेडिसिन के तौर पर वो, क्या बोलते हैं, इलाज में सक्षम होती है। ठीक है, आगे देखिए, विषैली धातुओं का प्रयोग। आयुर्वेद में कई विषैली धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सीसा है, पारा है, आर्सेनिक है, ये सारी जहरीली चीजें, इनसे लोग मर भी सकते हैं और ये करते आते हैं बिगर इस चीज को समझे हुए कि ये खराब चीज है। ठीक है, आगे देख लीजिए, कुछ पारंपरिक भारतीय हर्बल औषधियों के उपयोग में सीसा सहित भारी धातुओं का हानिकारक स्तर होता है, जैसे गेसार्ड, जो आम तौर पर देखिए शिशुओं को दी जाने वाला उत्पाद है और इसमें सीसा और सांद्रता पाई जाती है। देख लीजिए, आयुर्वेद दवाओं पर 1990 के एक अध्ययन में पाया गया है कि परीक्षण किए गए 41% उत्पादों में आर्सेनिक था और 64% में सीसा और पारा पाया गया था। ठीक है, अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के 2015 के अध्ययन में परीक्षण किया गया और 40% लोगों में रक्त में सीसे का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। प्रमुख चिकित्सा और पूर्व अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट सर्जन हैरियर हार्ट ने कहा कि आयुर्वेद मूल रूप से अंधविश्वास अंधविश्वास मिश्रित है। ठीक है, अमेरिका में भी इस तरह के परीक्षण किए गए हैं और वहां पर भी नतीजे कोई बहुत अच्छे निकले नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक, चलिए, इनके मुख्य ग्रंथ क्या हैं, ये जो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं उसमें देख लीजिए। ये मैं बता देता हूँ आपको कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और भेल संहिता है। ये तीन मुख्य ग्रंथों के आधार पर ये पूरे खेल को खेला जाता है। ठीक, ये देख लीजिए, एक और चीज है, मोतियाबिंद सर्जरी का उल्लेख सुश्रुत संहिता में किया गया है और जिसे जाबामुखी सलाका के साथ किया जाता है। ठीक है, और एक घुमावदार सुई जिसका उपयोग बाधा उत्पन्न करने वाले कफ को ढीला करने करने और निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंखों में गर्म मक्खन से भिगोया जाता है और बाद में पट्टी बांध दी जाती है। बहुत बढ़िया, तो ये इनका ट्रीटमेंट का तरीका रहता है। आप देख लीजिए, सुई से कैटरेक्ट को निकालने की बात बताई जा रही है और बाद में गर्म मक्खन आंख में डालकर बांध दिया जाता है। मतलब मक्खन ही सारी चीजों का, घी और मक्खन दो ही चीजों का इनके पास, इनका एंटीबायोटिक बस यही है। ठीक है, ये इलाज है और इसके ये छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि सुश्रुत संहिता में कैटेरेक्ट की सर्जरी की बात की गई है, पर ये नहीं बताते वहां गर्म मक्खन आंख में भिगो कर डालने की भी बात की गई है। कैसे ठीक होगा कोई इन सब चीजों से, आप समझिए। एक लीवर विशेषज्ञ थे, देख लीजिए, इन्होंने आयुर्वेद को छद्म विज्ञान कह दिया था। इसको लेकर इनके विरुद्ध भी शिकायतें कर दी गई थी 2022 में। इन्होंने कहा था कि लीवर स्पेशलिस्ट थे और इन्होंने कहा था कि ये आयुर्वेद की कई दवाइयों से लीवर जो होता है उसमें सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो चूर्ण चटनी इनसे बचिए, दे कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स इन लीवर्स, लीवर में प्रॉब्लम इनसे हो सकती है और ये कोई लाभकारी चीजें नहीं है, इनसे बचने की जरूरत है। ठीक है, देखिए एक और चीज है, देखिए ये भी छपा हुआ था कि आयुर्वेद को अपना इलाज विश्वास के आधार पर बेचना चाहिए, ना कि वैज्ञानिक वैधता के झूठे दावों के आधार पर। ठीक, तो ये भी सही है। कई सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि आयुर्वेद वाले अपना माल बेचना चाहते हैं
तो विश्वास के आधार पे बेचिए ना। वैज्ञानिक दावों की वैधता की बात क्यों करते हैं? इसमें साइंस है, ये बोलने की जरूरत क्या है? आप बोलो वो परंपरागत है, विज्ञान से जोड़कर उसको ऑथेंटिफाई करके बेचकर लोगों को उल्लू बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या स्थिति है। चलिए एक कुछ दवाइयों के मिसयूज के भी कुछ मामले हैं, वो और देखिए क्या कह रहे हैं स्पेशलिस्ट, क्या कहते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये पूरा मामला किस तरह से। ठीक, देखिए तो ये एक आर्टिकल है जहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के वी बाबू हैं, और वो एक आयुर्वेदिक बाबा रामदेव के आई ड्रॉप के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, के वी बाबू पिछले साल मार्च में सुबह अपने ट्विटर फीड पर स्क्रॉल कर रहे थे, तभी आई ड्रॉप के एक विज्ञापन ने उनका ध्यान खींच लिया। आयुर्वेदिक दवा के भारत में सबसे बड़े निर्माताओं में से एक देखिए पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के हैंडल पर ट्वीट किया गया था कि विज्ञापन में दावा किया गया था कि बूंदें, इस दवाई की बूंदें ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, दोहरी दृष्टि, रंग दृष्टि, रेटिनाइटिस, पिगमेंटेशन, रतौंधी के इलाज में सहायक है। ठीक है, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बाबू भयभीत थे, वे कुछ बूंदों से दोहरी दृष्टि का इलाज कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर अविश्वसनीय रूप से चिल्लाया, रेटिनाइसिट पिगमेंटेशन एक अपशयी नेत्र रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी के बिना नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे देखिए ये बताया, केरल कन्नूर घर पर फोन भी किया हुआ, ये कुछ छप चुका है ये सब। तो ये बाबा ढाबा लोग कई आयुर्वेदिक कैप्सूल बेच रहे हैं, आयुर्वेदिक सॉरी ये दवाइयां बेच रहे हैं, और आंखों के इलाज की बात उसमें कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। आंखों के इलाज के लिए आपको प्रॉपर मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे। कोई भी दवाई आंखों में डालोगे वो आंखों को नमी दे सकती है, लेकिन वो उनके कोई प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस उनके साथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उस विज्ञापन का प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट अध्ययन नहीं है, और उन्होंने चिंता व्यक्त करते कहा कि मरीज चिकित्सक के रूप में सिद्ध उपचार या सर्जरी के बजाय आई ड्रॉप का विकल्प चुनेंगे और लोग उचित इलाज के वंचित कर दिए जाएंगे, जिससे वे अंधे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बूढ़े पुराने लोग हैं बेचारे, वो इन बाबा ढाबाओं के इन क्या बोलते हैं ड्रॉप्स को डालते रहते हैं, और एंड में उनका मोतियाबिंद कांचबिंद में बदल जाता है, फिर उसका इलाज होना संभव नहीं हो पाता। बहुत कम रोशनी ही उनकी वापस आ पाती है। तो अगर आपके आसपास भी बूढ़े लोग हों, उन्हें समझाएं, अगर आंखों से संबंधित कोई परेशानी है तो प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ये बाबा ढाबाओं की चूरन चटनी और आई ड्रॉप से थोड़ा बचिए। आयुर्वेद के खेल को आंखों में मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर सही समय पर आंखों के इलाज नहीं करवाए तो फिर रोशनी बहुत कम प्रतिशत ही वापस आती है। ठीक, इसलिए इसमें रिस्क मत लीजिए। आगे देखिए, अवैज्ञानिक इलाज का समर्थन। गुजरात के गांधीनगर में एक कन्वेंशन सेंटर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस एडमनु घेबियस के बगल में बैठे क्योंकि उन्होंने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर जश्न मनाया। आगे देखिए, उपहार के रूप में योग की तरह आयुर्वेद को बढ़ावा देने के आर्थिक कारण स्पष्ट हैं। मोदी सरकार हिंदुत्व वर्चस्व एजेंडे के साथ भी फिट बैठता है और इस शिकायत की भावना को बढ़ावा देता है। ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूं कि वास्तव में इसके पीछे का खेल हिंदुत्व और वोट बैंक की राजनीति के लाभ ही लेने। ठीक, सरकार खुद इन चीजों को बढ़ा रही। आगे देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कैंसर के इलाज के रूप में गौमूत्र के उपयोग की प्रशंसा की। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री थे अश्विनी चौबे, आप भी जानते होंगे ये किस तरह के व्यक्ति थे।
कोरोना के समय, उस समय आप भी जानते थे, और इन्होंने ये कहा कि कैंसर का इलाज गौमूत्र से हो सकता है। मतलब गाय अपने शरीर में से जो गंदगी छोड़ देती है, उससे कैंसर का इलाज हो सकता है। ठीक, बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस भी गए होंगे। गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र जानवर है। गौमूत्र का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता रहा है। एक अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने दावा किया कि आयुर्वेदिक उपचार पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां कीमोथेरेपी की तरह हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। कैंसर के उपचार के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक दवा के उपयोग के समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। सरकार के मंत्री हैं, ये गौमूत्र से और आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के इलाज के दावे कर रहे हैं, जबकि इनकी मेडिकल साइंस में, जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, उसमें सेल्स डेवलपमेंट और सेलुलर डिवीजन, इन सब की कोई जानकारी इन्हें नहीं थी। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इन्हें बताया, तो इलाज कैसे करने के दावे कर रहे हैं। ठीक, यही जान सकते हैं, रिसर्च करते भी नहीं है। और ठीक है, आगे देखिए। कोविड-19 के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषकर वायरस के खिलाफ रोग निरोधी के रूप में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 के उपयोग का सुझाव दिया था। साथ ही हर सुबह प्रत्येक नाक में तिल का तेल डालने जैसे अन्य उपायों का भी सुझाव दिया था। दर्शकों, ये भी देख लीजिए, ये हमारे देश के, आज हम वही लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम वही लोग हैं जो ब्रिटेन में कोविशील्ड से कुछ लोग मर गए। उनके मरने के दोष को 2 साल बाद दवाई को देने पर टिके हुए। आपने भी देखा होगा, बड़े गजब तरीके से ये बताया जा रहा है। कुछ मूर्ख चले तो हमारे एक साथी की मौत को भी कोविशील्ड से जोड़ दिया एक मूर्ख आदमी ने, और उसने धंधा कर लिया, पैसे कमा लिए। बेचारे दर्शक इमोशंस में थे। अब क्या होता क्या है कि जब इमोशन होते हैं तो लॉजिक पीछे चला जाता है। थोड़ा ऐसे समझिए कि मेरे एक परिचित थे, स्वाभाविक मौत मरे, पर उनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि यार उनको किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक, और ये जीवन भर चलता रहा। वो कई रिश्तेदारों को दोष देती रहीं। तो ये इमोशनल मामला है। अब ऐसे ही हमारे एक साथी जो हैं, वो आकस्मिक उनका निधन हो गया। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इंसानी दिमाग का ये स्वभाव है कि वो हर घटना के पीछे के कारण को समझना चाहता है, और इंसान की ये प्रवृत्ति भी है कि वो गलती देखने की बजाय दोषारोपण भी करना चाहता है। अरे यार, किसी ने कुछ कर दिया होगा, कुछ नहीं किया तो दवाई खराब होगी। मतलब 2 साल पहले दवाई खाई थी यार आपने, वो खराब होगी। अब ऐसे तो बचपन में 30-24 बीमारियों के, चेचक, काली खांसी, कुछ सबके टीके लगे थे। हो सकता है उस बचपन की दवाई की वजह से, मेडिसिन की वजह से आप बीमार हो गए। अब इस देश में 80 करोड़ लोगों को दवाई लगी, उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, कुछ लोग मरे भी होंगे। वो तब ही होता, तुरंत होता है, 1-2 हफ्ते में होता है। 2-2, 3-3 साल के बाद आप वैक्सीन को दोष अब नहीं दे सकते। और वो केस भी ब्रिटेन में चल रहा है, वो तब का ही चल रहा है, तब लोग मरे थे। थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार। ठीक, पर इंसानी प्रवृत्ति है, हम जिन्हें पसंद करते हैं उनकी मौत को हम षड्यंत्र मानते हैं और उसके पीछे के कारण को ढूंढते रहते हैं। जैसे बाबा साहब की मौत के पीछे भी बहुत सारी किताबें लिखकर लोगों ने धंधे कर लिए, क्योंकि हम पसंद करते हैं, हम वी लाइक हीरोज, वी लाइक अवर हीरोज, और हमें उनकी मौत के पीछे के विश्वास नहीं होता। हम चाहते हैं यार कुछ षड्यंत्र तो है, देयर इज समथिंग, कोई कॉन्स्पिरेसी है, और कुछ चालाक लोग इस कॉन्स्पिरेसी को बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसे समझिए थोड़ा सा दर्शक, डोंट फॉल इन ट्रैप, इसमें मत फंसिए। ठीक है, तो इन चक्करों में मत फंसिए, ये धंधेबाज लोग हैं, इनसे दूर रहिए। हमारे मूवमेंट को धंधेबाजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हम अपने बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बनकर यहाँ पे बैठे हैं, और जो आवाजें बहुजनों के मुद्दों को नहीं उठा सकती और व्यक्तिगत लाभों के लिए काम कर रही हैं, उनसे दूर रहिए। डोंट सपोर्ट देम, उन्हें मत सपोर्ट करिए। ठीक, उन्हें आगे भी मत बढ़ाइए। हर मूवमेंट में कुछ फर्जी लोग घुस जाते हैं और वो अपने लाभ लेने के चक्कर में ये सारे हथकंडे करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा बचिए। आपके इमोशंस हैं, मैं समझता हूँ, आपको लगता है कि यार कहीं तो किसी को दोषारोपण दे दिया जाए, और एक चीज समझिए कि भाई
हमारा शरीर हमें वार्निंग्स देता है, हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं, हम उन्हें ओवरलुक करते हैं, ध्यान नहीं देते, और लंबे समय तक जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात मर जाएं। वार्निंग्स होती हैं, हर चीज की वार्निंग्स होती हैं। जब आप उन्हें लुक लुक आफ्टर नहीं करते, उन्हें देखते नहीं है, डॉक्टर की इलाज नहीं लेते, तब आपका जो इंपॉर्टेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स तब करते हैं। ठीक, तो इसे समझिए, आप अपनी बीपी चेक कराइए, अपनी शुगर चेक कराइए, सही है तो भी कराइए, कराते रहिए। जब आपको लगे कि जब कोई थोड़ा भी कुछ हो रहा है, डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसे ओवरलुक मत करिए। मैं समझता हूँ युवावस्था में लोग प्राय बड़े कैजुअल अप्रोच लेते हैं अपने हेल्थ की तरफ। उन्हें लगता है अरे यार जवानी तो है, थोड़ा बहुत कुछ होगा, ठीक हो जाएंगे। पर कैजुअली मत लीजिए, हमारे पास हर चीज के इलाज उपलब्ध हैं। अगर आप इसे सही समय पर एड्रेस कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, तब आप लोगों की सेवाएं करते रहेंगे। ठीक, और इमोशंस में भी मत जाइए, लॉजिक पे जाइए। हर चीज पे लॉजिक पे जाइए। आपने भी दवाई लगवाई, मैंने भी लगवाई, मेरे पूरे परिवार में लगाई, शायद आपके भी पूरे परिवार ने वही दवाई लगवाई होगी, और हम सब ठीक हैं। हालांकि मेरी मदर अभी भी उस दवाई को ही दोष देती रहती हैं, दादी हैं वो भी, हर चीज के। उनका पैर दुखता है तो दवाई की वजह से, सर दुखा तो दवाई की वजह से, हर चीज को मेडिसिन साइंस। और अब ये पोस्ट भी आ गए तो उन्होंने तो पक्का ही मान लिया कि कुछ भी होता है तो वो दवाई लगवाई थी, उसी वजह से मेरे घुटने दुख रहे हैं। अब 2-2 3-3 साल हो गए उनके, अभी भी वही रोना उनका चलता रहता है, अरे वो दवाई वाली। और 2-4 लोग आकर ये हवाएं भी उड़ा देते हैं। अब उम्र हो गई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्हें अभी भी यही शक है। ठीक है, हम फैक्टर फिगर्स पे जाते हैं, लॉजिकल लोग हैं, हम रैशनल लोग हैं, हम वी टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक, उस पे जाइए। और समस्याएं हमारे इमोशंस के कोई ना खेले। मुझे इससे तकलीफ नहीं है कि आप अपने महापुरुष जो भी आप पसंद करते हैं, हमारे साथी जो काम करते हैं, वो आप उन्हें हीरो समझते हैं, आप उनके प्रति इमोशनल हैं, वो अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं। पर इसे भी ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति आपके इमोशंस का फायदा ना उठा ले, कोई धंधे ना कर रहा है। मैं समझता हूं आप इमोशंस में आप बोलना चाहते हैं, अपने महापुरुष के बारे में कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहां आप अपनी बात को रख सकें, पर इसे भी लुक आफ्टर करिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करें ताकि हमारे साथी की सही मदद हो। इन फर्जीवाड़े वाले लोगों से थोड़ा दूर करिए। ये करते रहेंगे अभी और भी, और हमारे उस साथी के नाम पर ये कई स्ट्रीमें करके, धंधा करके पैसे कमाते रहेंगे। पर आप इन्हें कृपया सपोर्ट ना करें सिर्फ। ठीक, बहुत खराब, ये लोग भी बड़े खराब, जो इस तरह से धंधेबाजी करके, झूठी अफवाहें उड़ाकर, केवल कुछ सुपर चैट के लिए ये सारा धंधा कर रहे हैं, कुछ व्यूज बढ़ जाएं इसके लिए धंधा कर रहे हैं, झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं, हमारे साथी की जो मृत्यु है उसे अपमानित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये ना करें, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को हमें नहीं सपोर्ट करना है। सॉरी टू से, मैं इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन जो भी लोग हैं ये कर रहे हैं, अगर आपको कहीं मिले तो इन लोगों से कृपया थोड़ा बच के रहिएगा। अम्बेडकराइट मूवमेंट में पहले भी ऐसे लोग बाहर से घुसकर आए, जैसे बौद्ध धर्म आप जानते हैं ना, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में बाहर से घुसकर आए यूरेशिया के लोग, धीरे धीरे पूरे धर्म को खा गए, अब उनकी बापोती हो गया और उन्हें अपना वो धर्म ही नया बना लिया। आज बौद्ध धर्म गायब ही है, कहीं गायब नहीं। यही लोग हैं, बाहर से घुसकर उस पूरे धर्म को हड़प लिया और उस पर अपनी नई इमारत खड़ी कर ली। सब पुराना है। ठीक, तो हमें थोड़े इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम इमोशनल ना हो जाएं। जहां इमोशनल होने की जरूरत है वहां जाएं, सही प्लेटफॉर्म पे जाके इमोशनल हो, गलत जगह ना हो, और गलत लोगों को प्रमोट ना करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आवाजें नहीं बन के बैठे हुए, दे आर डूइंग द बिजनेस। ठीक, बहुत छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ना आपको ना मुझे, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि भाई हमें सजग रहना है, ऐसे लोगों को कहीं गलत आइकॉन्स खड़े हम ना कर बैठे। ठीक, तो टेक केयर करिए इस बात को लेकर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम वही लोग हैं जो कोरोना के समय हमारी सरकार ये कह रही थी कि ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है आर्सनिकम एल्बम 30, ये खाओ, इससे वायरस मर जाएगा। मतलब इससे वायरस मर जाएगा। मजेदार बात देखिए, वायरस का और इस आर्सनिकम एल्बम 30 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और अपने आप में ये मजाक है कि वायरस मर जाएगा। ठीक है, आप साइंस पढ़िए, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच के स्थिति में रहता है। ठीक है,
तो पहले तो ये शब्द ही गलत है, फिर भी चलिए ठीक है, जो भी है जैसा बोला जा रहा है। उसके बाद ये सरकार ये कह रही थी कि नाक में तिल का तेल डालो, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मतलब कोरोना में जब 40-45 लाख लोग मरे, वहां हम लोग नाक में तिल का तेल डालने वाले लोग और आर्सनिकम एल्बम 30 लेने वाले लोग और एक आयुर्वेद का चूर्ण लेकर इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने वाले लोग अब छाती पीट रहे हैं कि यार ये कोविशील्ड लगवा दी थी यार, इससे अटैक पड़ रहे हैं, इससे लोग मर रहे हैं, फलाना ढिकाना, वो भी 2 साल बाद, मतलब अब बच गए, ठीक हो गए, अब ये बातें कर रहे हैं। ठीक, तो इसे थोड़ा समझिए कि हम सरकारों के पक्ष में और इसके पक्ष में ये सब हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टी वार्टी से हमारा लेना देना। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हम करते हैं, रैशनलिटी की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, और हमें लॉजिक पर ही टिका रखना है। ठीक, तो ये वैक्सीन मॉडर्न मेडिकल साइंस के विरुद्ध एक दुष्प्रचार तंत्र है, ये अभी भी काम कर रहा है। और चूंकि हम सबके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और उसे ये भुना लेते हैं, हमें लगता है यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब समझिए 2 साल हो गए मैगजीन को, अब वैक्सीन लगवाए, आपका कल पैर दुखने लगा, मेरा दुखने लगा, तो अब हम एक कारण तलाशना चाहेंगे, और वैक्सीन को दोष देना सबसे आसान कारण है। हमारी लाइफ स्टाइल को नहीं दोष देंगे कि यार इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ गलत खाया, तमाम सारी गलत चीजें पी, हो सकता है चलने फिरने में कहीं लग गई हो, कुछ और कारण हो सकते हैं, उम्र के साथ बढ़ने के साथ शरीर में चीजें कम ज्यादा भी होती हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस। पर दिमाग एक दिशा में दौड़ाया जा रहा है कुछ खास लोगों के द्वारा, और ये वही सब लोग हैं जो नाक में तिल का तेल डालकर वायरस मार रहे थे। अब तिल के तेल से वायरस मर जाता है, आप बताओ, और आर्सेनिकम एल्बम लेकर वायरस मर जाता है, और नाक में तेल डाल लोगे तो पेट का वायरस कैसे मरेगा, मुझे बताओ। जो अंदर घुस गया वायरस, उस तक तो तेल पहुंचेगा नहीं। ठीक, जो नाक में वायरस होंगे, चलो वो मार भी दिया अपने तिल का तेल डाल के, बाकी के वायरस अंदर घुस गए, वो कैसे मरेंगे? तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है, सूडो साइंस। ये सब करने वाले लोग अब उस एक सर्टिफाइड मेडिसिन जिसके वैक्सीन, जिस हर वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, लोग मरते हैं, पोलियो की वैक्सीन से भी कई बच्चे मरे हैं, पर उससे ज्यादा लोग ठीक हुए। ठीक है, जैसे समझिए, अब उस पर छाती फाड़ रहे हैं, और हर बीमारी, हर मरने वाले व्यक्ति, और हर टेंडेंसी, उन्होंने कहा हार्ट रेट के हार्ट अटैक बढ़ने लगे। अरे भारत में हार्ट अटैक पहले से पड़ रहा था। ठीक है, जैसे समझिए, भारत में इस तरह की चीजें बहुत पहले से हो रही थी, कोई नई बात नहीं है। किसी को अटैक पड़ जाना, या किसी के क्या बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, बीपी बढ़ने से, किसी के क्या बोलते हैं, दिमाग की, शरीर की कोई नस फट जाना, ठीक, हेमरेज हो जाना, कोई नई बात नहीं है। मतलब मेरे एक मित्र थे, वो अपने हनीमून पे जा रहे थे, ट्रेन में उन्हें हेमरेज आया था, सर की उनकी नस फट गई थी, और वहां उस समय डॉक्टर उपलब्ध हो गया, इलाज उपलब्ध हो गया, तो बाय डिफॉल्ट वो बच गए। वो हालांकि अपंग हो गए, अब समहाउ ही इज लिविंग। ठीक, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तब तो कोरोना मोरोना कुछ भी नहीं था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ये सब पहले से हो रहा है, पर कुछ लोग अब कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट को आइडेंटिफाई कर करके हमें दिखाएंगे, देखो फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। अरे ये सब पहले से हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। भारत दुनिया की तमाम सारी बीमारियों का गढ़ है। ठीक, इसलिए इस चीज को समझिए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को रिडिक्यूल करने से पहले थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। ठीक है, और इस चीज को प्रिकॉशन बरिए कि आप कंपनी को रिडिक्यूल कर लीजिए, मेडिसिन को कर लीजिए, पर वैक्सीन को ना रिडिक्यूल कर दें, क्योंकि लोग अगर वैक्सीन लगवाना बंद कर देंगे तो हजारों लाखों की संख्या में बच्चे बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, और फिर वही छोटी माता, बड़ी माता, चेचक माता, फलानी माता इस देश में आने लग जाएंगी। तो बी कॉशियस इन क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसे ध्यान रखिएगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस में 100 समस्याएं होंगी, धंधा करते हैं, कंपनियां हैं, उनके लाभ हैं, फार्मास्यूटिकल क्या बोलते हैं, टाइकून्स होते हैं, वो सब चीजें हैं। इसके बावजूद भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस देश से कई प्रकार की बीमारियां खत्म की। अब किसी को चेचक नहीं होता, काली खांसी नहीं होती, खसरा नहीं होता, मीजल्स, तमाम सारी बीमारियां जो बचपन में होती थी तो चली गई। ठीक है, कई सारी माताएं भी गायब हो गई। तो इसे भी ध्यान रखिए कि वो एक कंट्रीब्यूशन भी उसका है। तो हमें वैक्सीन को नहीं क्रिटिसाइज करना है, वैक्सीनेशन प्रोसेस को नहीं करना है। बाकी की चीजें जो हैं ठीक है, मैं आप कंपनी को कर लीजिए, उनकी बनाई गई एक खास दवाई को रिडिक्यूल कर लीजिए, वो सब है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए
क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस को और मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस को इनडायरेक्टली हर्ट तो नहीं कर रहे, नहीं तो बड़ी परेशानी इसमें हो सकती है। ठीक, तो नाक में तिल का तेल डालकर वायरस नहीं मरते, विशेषकर जो वायरस दिमाग और पेट तक पहुंच गया हो। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। पर ये सब हम कर रहे थे और तब हमें कोई समस्या नहीं थी कि क्या होगा। आगे देखिए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि न केवल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उपचार कोविड-19 के रोकथाम में मदद कर सकता था, बल्कि सामग्री के रूप में होम्योपैथी को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। ठीक है, समग्र के रूप में, मतलब होम्योपैथी तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से होम्योपैथी का कोई लेना देना कभी था ही नहीं, उसमें ये सब चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, आलोचक इस बात पर जोर देने के इच्छुक हैं, आगे देखिए, इच्छुक हैं, हालांकि सभी वैकल्पिक उपचार अप्रभावी नहीं है। वास्तव में कई आधुनिक दवाएं मूल रूप से पारंपरिक औषधियों के ज्ञान पर आधारित हैं। ठीक है, उपचारों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित करने से पहले कठोर नैदानिक परीक्षण से गुजरना चाहिए। मोटी बात यह है कि आप कोई भी थेरेपी सजेस्ट करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उससे पहले रिसर्च और उसके परीक्षण से गुजरना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में दम है, वो बहुत बढ़िया है, तो आपका उनका रिसर्च करिए, प्रॉपर उनके लाभ और गुण के बारे में लोगों को बताइए, फिर उनके जर्नल्स पब्लिश करिए और उस पर दुनिया भर में लोगों के बीच बहस होने दीजिए, और फिर अगर वो पास होके गुजर जाएं अथॉरिटीज से, तो आप उन्हें लोगों के बीच में लाइए। ऐसे क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? आगे देखिए। आगे देखिए, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन हेप्टोलॉजी में प्रकाशित 2019 का एक अध्ययन, जिसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले रोगियों की तुलना की गई है, जो मानक देखभाल प्राप्त करने वाले नियंत्रित समूह के साथ वैकल्पिक दवाएं ले रहे थे, पाया गया कि वैकल्पिक दवाओं का उपयोग करने वाले रोगियों में अल्पकालिक मृत्यु दर काफी अधिक थी। मानक देखभाल प्राप्त करने वाले 52% रोगियों की तुलना में केवल 18% ही 6 महीने तक जीवित रहे। तो ये जो एक शोध था, एक रिसर्च था 2019 का, ये जो शोध था ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले रोगियों पर था। और ये शोध ये बता रहा है कि जो लोग अल्कोहलिक थे, हेपेटाइटिस थे, जो प्रॉपर मेडिकल साइंस में इलाज ले रहे थे, उनकी तुलना में ऐसे मरीज जो वैकल्पिक दवाएं यानी आयुर्वेद और होम्योपैथी और भी कुछ भी ले रहे थे, उनके मरने की संख्या या प्रतिशत ज्यादा है। ये बता रहे हैं कि मानक देखभाल प्राप्त करने वाले 52% रोगियों की तुलना में केवल 18% ही 6 महीने तक जीवित रहे। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखिए कि ये जो एक भ्रम है ना, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिए कि एक भ्रम है कि हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयां भी लेते हैं और साथ में नीम हकीम चूरन चटनी भी खाते रहते हैं। ठीक, ये भी मत करिए। ठीक, मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ, दवाइयों के साथ में चूरन चटनी खाने वाले लोगों पर जब रिसर्च हुआ है, तो ये रिसर्च बताता है कि उनकी मृत्यु दर ज्यादा है, जो कि चूरन चटनी भी साथ में खाते हैं। ठीक, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि भारत में होता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर को दिखा के आता है, फिर वो डॉक्टर की एलोपैथी की दवाई खाता है, फिर होम्योपैथी वाले के यहाँ जाता है, फिर होम्योपैथी भी खाता है, और फिर वो वैद्य के यहाँ जाता है और उसकी चूरन चटनी भी खाता रहता है, वो सब खाता रहता है। जब लोग व्यक्ति बीमार होते हैं तो उन्हें लगता है सारी चीजें एक साथ खा ली, पर ये रिसर्च बताता है कि ये भी कोई सफल तरीका नहीं है। किया हेपेटाइटिस बी पर है, लेकिन ये आप समझिए कि ये बता रहा है कि ये नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, ये सही नहीं। आगे देखिए, मुंबई में डॉक्टरों के एक समूह, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट, द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है कि पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने का प्रयास स्वास्थ्य परिणामों को नकारात्मक प्रभाव में डाल सकता है। ठीक है, तो इसे भी है कि भाई ये मत करिए, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके साथ में ये जो आयुर्वेद और इन सबको जोड़ने की कोशिश है, ये सही नहीं है। दोनों की अपनी अपनी फील्ड है और मॉडर्न मेडिकल साइंस रिसर्च पर बेस है, और आयुर्वेद वगैरह तो ऐसे ही अनुभवों पर चलते हैं।
आगे देखिए, एक डॉक्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि लोग त्वरित उपचार की ओर आकर्षित होते हैं, बड़े बड़े दावे, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो मधुमेह यानी जिसे अपन डायबिटीज कहते हैं का है, विशेषज्ञ है, वह कभी ये दावा नहीं करेगा कि हम आपको मधुमेह से पूरी तरह से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जो होम्योपैथी का विशेषज्ञ है, वह आपसे ये वादा करेगा और उन्हें कहा कि इसका परिणाम यह होता है कि कई लोग उन उपचारों को चुनते हैं जिनका प्रभावशीलता बहुत कम, तो जिनकी प्रभावशीलता के बहुत कम सबूत होते हैं। तो ये डॉक्टर हैं, वो ये बता रहे हैं कि नॉर्मली जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का एलोपैथी का डॉक्टर है, वो कभी दावा नहीं करेगा कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। वो ऐसे दावे नहीं करते। इसके विपरीत आप होम्योपैथी के वाले के पास जाओगे, आप जाओगे आयुर्वेद वाले के पास, वो कहेगा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो। ठीक है, ये जड़ से खत्म होने की बात करते हैं। तो होता ये कि लोग इस जड़ से खत्म होने से ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, बजाय एलोपैथी वाला डॉक्टर जो कहता है कि भाई इलाज होगा लेकिन दावा नहीं है, ये बड़ा आकर्षण रहता है। इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति वाले डॉक्टर और ये नीम हकीम लोग, ये इस तरह से लोगों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर श्रीएक ए बी फिलिप्स एक लीवर विशेषज्ञ हैं जो वैकल्पिक दवाओं के नियमन की खतरनाक कमी के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान नेतृत्व गलत सूचनाओं को सही करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हिंदू धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों का खंडन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि टीनोस्पोरा कार्डियोफिलिस, जिसे आमतौर पर गिलियो के नाम से जाना जाता है, भारत का मूल निवासी झाड़ी है जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में दिखाई देती है और सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा विभिन्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि कई सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों ने इसके उपयोग को यकृत क्षति से जोड़ा है और इसमें से कुछ अध्ययनों के परिणाम पर आयुष मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिए दर्शकों, ये जो बहुत चलता है, बाबा रामदेव ने पूरे भारत के लोगों को गिलोय एक जादुई रामबाण जड़ी बूटी के रूप में बता दिया। मेरे आसपास के कई लोग तो डब्बी रखे रहते हैं गिलोय की, वो गोलियों की, नीम की, गिलोय की, और बिगर कोई चीजों को समझे उन्हें कुछ भी हो गिलोय खा लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर फिलिप्स कह रहे हैं कि इससे लीवर को क्षति पहुंचती है। अगर गिलोय खा रहे हैं तो जो अध्ययन इन्होंने किए हुए हैं बता रहे हैं कि इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है, और इसके उन्होंने रिजल्ट, जो अध्ययन के आंकड़े थे, ये आयुष मंत्रालय को भेजे थे और आयुष मंत्रालय ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था बजाय इस चीज पर फर्दर रिसर्च करने के। ठीक है, डॉक्टर फिलिप्स, जिन्होंने गिलोय के उपयोग को लीवर की क्षति से जोड़ते हुए एक पेपर भी प्रकाशित किया है, कि मानना है कि मंत्रालय का शोध का कड़ा खंडन गिलोय आयुर्वेदिक उपचारों से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक, पारंपरिक, राजनीतिक मूल्यों के कारण ये कहना इतना आसान नहीं है कि ये आयुर्वेदिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति गलत है। ठीक है, ये फिलिप्स यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, इन पर हमले वमले भी कर चुके हैं डॉक्टर फिलिप्स पर। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। डर का फायदा उठाना, वो आगे लिखते हैं कि डर की बात है। ठीक, तो लोगों में डर है, भय है, और लोग वायरस से डरे हुए हैं, और इसका लाभ बाबा रामदेव जैसे लोगों ने झूठी सूचना और झूठी जानकारियों के नाम पर कोरोनिल और तमाम दवाओं को बेचकर उठाया है। और इसमें सरकार के मंत्री मंत्री ये सब शामिल थे, और इन सब ने मिलकर षड्यंत्र करके इन दवाओं को बेचा। नतीजा, और भारत में जो कई सारे लोग इससे मरे होंगे, निश्चित रूप से मरे होंगे। ठीक, देखिए, पतंजलि ने लॉन्च के बाद 4 महीने में 2.5 मिलियन कोरोनिल किट बेची, जिससे $30 मिलियन की कमाई हुई। महामारी से पहले कुछ महीनों के दौरान आयुर्वेदिक कंपनियों के द्वारा निर्मित कुछ अन्य प्रतिरक्षक बूस्टर की बिक्री 700% बढ़ गई थी। देख लीजिए, इतने बूस्टर खा डाले। ठीक,
विनियमन की कमी है, रेगुलेशन की कमी है। भारत में आयुर्वेदिक दवाई बनाने और बेचने के लिए कोई बहुत अच्छा रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून है नहीं। बड़ी सरल सी पद्धति रहती है। किसी प्राचीन ग्रंथ में से कुछ निकाल कर दिखाना होता है और उसे आप बेच सकते हो। आगे देखिए। हम्म। कई वैकल्पिक फार्मूलेशन में संदूषक पाए गए हैं जिनमें कुछ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अमेरिका में कई अध्ययन किए गए हैं। उदाहरण के लिए पाया गया है कि आयातित आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत में सीसा और अन्य भारी धातु शामिल होते हैं जिनकी मात्रा निर्माताओं द्वारा अनुशंसित होने के नियमन मानक से ऊपर होगी। डॉक्टर फिलिप्स इसे उत्पन्न खतरे का प्रत्यक्ष अनुभव है और केरल में उन्हें उन्हें क्लिनिक में कई रोगियों के लीवर की चोट होती देखी है जो वैकल्पिक दवाओं के सेवन के कारण होती है। जितने भी लीवर बूस्टर्स वगैरह हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और आयुर्वेद के नाम पर बेचे जाते हैं, तमाम सारे च्यवनप्राश वगैरह, थोड़ा इनसे बच के रहिए, ठीक है। ये आपको फायदा कितना पहुंचाएंगे इसकी गारंटी तो नहीं है, पर जिन डॉक्टर्स ने कोई क्लिनिकल अध्ययन किए हुए हैं वो कहते हैं कि इनसे नुकसान जरूर हो जाता है। अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे योग के नाम पर कपाल भारती, पेट उचकाने की सलाह दी जाती है, पर आप डॉक्टरों की सलाह मानिए, इससे आपको गंभीर परेशानी पेट में हो सकती है। हमारा पेट कोई रबड़ का बना हुआ नहीं है। अगर आप पेट को ऐसा जार जार बार बार उचकाते रहेंगे तो नसों में कई परेशानियां हो सकती हैं और इसकी सलाह डॉक्टर लोग, कई लोग दे चुके हैं कि कपाल भारती आप कर जरूर रहे हैं लेकिन इट कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट। ठीक, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे थोड़ा बचिए। ऐसे बिगर प्रोफेशनल सलाह के कुछ भी करना वो आपको परेशानी में डाल सकता है। ठीक, आगे देखिए। एक मामले में 16 वर्षीय लड़की जो लीवर प्रत्यारोपण की तत्काल आवश्यकता के लिए क्लिनिक में आई थी, पाया गया कि उसने पिछले 3 वर्षों के दौरान बीमारी के लिए वैकल्पिक दवाओं का सेवन किया। जब दवाओं का प्रयोगशालाई विश्लेषण किया गया तो पता चला कि उनमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक थी। तो देख लीजिए, उसके नाखून बालों में आर्सेनिक पाया गया और उसे आर्सेनिक विषाक्तता के कारण एक बहुत ही विशेष प्रकार का यकृत रोग यानी लीवर रोग विकसित हो गया, जिसे गैर सीरोथिक पोर्टल उच्च रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर फिलिप ने कहा कि उनका अनुमान है कि उन्हें लगभग 250 अलग अलग वैकल्पिक दवाओं पर प्रयोगशाला परीक्षण किए हैं जो सभी उनके रोगियों द्वारा आसपास लाए गए थे। उनमें से कईयों में पैरा जैसे प्रदूषण का स्तर है आदर्श रूप से अनुशंसित ऊपरी सीमा से 1000 गुना तक अधिक पाया जाता है। शीशे का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। इन जड़ी बूटी और नीम अफीम से थोड़ा बचिए बचिए। चलिए, तो ये आयुर्वेद के बारे में कुछ विशेषज्ञों के कुछ अनुभव थे, वो मैंने आपको रखे जिन्होंने इस तरह के मरीजों पर कुछ क्लिनिकल अध्ययन किए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखिए, भारत सरकार बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक क्या बोलते हैं कोर्स कराती है। 66 महीने का इसका ड्यूरेशन रहता है। डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री के समान ये रहता है और एलिजिबिलिटी 10+2 रहती है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कोर्स के रूप में रहती हैं। BAMS और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या ये कोर्स के रूप में चला रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक, क्या स्थिति है वहाँ पे नीचे लेके चलता हूँ। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फर्स्ट प्रॉप में। फिर संस्कृत और संहिता संहिताएं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए आयुर्वेद की फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद रचना शरीर एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, ये एनाटॉमी और काया शरिया, ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं। शरीर और रचना शरीर, काया शरीर, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस ये लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक,
एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब अगर आप इनकी देख लोगे, इनकी होम्योपैथी वालों की, एलोपैथी वालों की, वो लगभग एक सी रहती है। पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं। ठीक। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस का घोल तड़का लगा के स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करना, लैब में टेस्ट कराना, और फिर ये दवाइयां अपनी दिया करते हैं। ये इनका आयुर्वेद है, जिससे ये बच्चों को यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये फार्माकोलॉजी है आयुर्वेद की, ये इसमें बताया गया है, ये बताया हुआ है। मटेरिया मेडिका आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। टॉक्सिकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया गया है। पल्स डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक। अ, ये सब चीजें हैं। ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं, आप देखिए। फिर आगे चलकर देखिए, ये फाइनल प्रॉप में देख लीजिए, काया चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, पंचक्रम वगैरह। अब यहाँ से अपनी दवाइयां ये लाते थे। जनरल सर्जरी और टेक्नोलॉजीज, ये सब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस से है। इनके इनके पास तो कुछ था नहीं। ईएनटी वगैरह है, ये सब चीजें भी मॉडर्न मेडिकल साइंस का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक। ये कुछ कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस भी वगैरह यहाँ पे ये चलाते रहते हैं। अगर आप इनके सिलेबस देखेंगे दर्शकों, तो आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर इनके सिलेबस जो हैं, उसमें ये भरपूर मॉडर्न मेडिकल साइंस का उपयोग करते हैं। ये लोग बड़े पैमाने पे लैब टेस्ट वगैरह के पूरे काम करते हैं, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस लिखा है। खून के क्या, इसके अलावा तमाम सारे एलिमेंट्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, वो पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं। दवाइयां अपनी देते हैं, बाकी सब चीजें मॉडर्न मेडिकल साइंस से कर रहे हैं, और इसे आयुर्वेद के नाम पर लोगों को बेच रहे हैं। डायग्नोसिस प्रोसेस मॉडर्न मेडिकल साइंस का है। दवाइयां ये अपनी खुद की यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहे हैं। जो ये बात कर रहा हूं किसकी, में जो सरकार कोर्सेस चला रही है, बीएचएमएस और बीएएमएस की, उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। और इससे पहले जो बात की थी, वो बाबा ढाबाओं की बात की हुई थी। बाबा रामदेव जैसे लोग, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे, नीम हकीम बनकर बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इससे थोड़ा डिफरेंस रहिए। प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की मदद से ये चला रहे हैं। तो गलतफहमी मत रहिएगा, आयुर्वेद बहुत महान हो गया। ज्यादातर इनपुट मॉडर्न मेडिकल साइंस के। ठीक है। सारा डायग्नोसिस उसी का है। और जो बाबा ढाबा लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो वो मैंने अब बताया, क्या बोलते हैं, वात, पित्त और कफ के दोषों की बातें करते हैं, 8 प्रकार के अंगों की बातें करते हैं, और निदानों की बातें करते हैं। तो वही है, और उसमें भी तमाम सारी अवैज्ञानिक चीजें बड़े पैमाने पर शामिल दिखाई देती हैं। ठीक है। तो ये आज की स्थिति है आयुर्वेद की। धर्म ग्रंथों के आधार पे नहीं हम बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकलिटी के आधार पे, जो आज भारत में यहाँ पे चल रहा है। आपको बचने की जरूरत है इन चीजों से। कुछ स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों के भी कोटेशंस मैंने लगाए, जो आपको ग्लो, नीम, हकीम और तुलसी, इन सब चीजों के सेवनों से सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनके एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे सामने नहीं है। इनसे फायदा नुकसान कितना होता है, ये हमें नहीं पता। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको इन चीजों से बचनी चाहिए। वो आपको फायदा कितना पहुंचाएंगी पता नहीं, लेकिन नुकसान श्योरली हो सकता है, इसकी गारंटी हमें दिखाई देती है। तो प्लीज बचिए इससे। ठीक। और प्रॉपर मॉडर्न मेडिकल साइंस को प्रमोट करिए। हाँ, आप होम रेमेडी के रूप में, घरेलू नुस्खों के रूप में, जो दादी नानी इस्तेमाल करती रही, दूध, दही और तमाम सारी हल्दी वल्दी, ठीक है, उन्हें छोटी मोटी चीजों के रूप में अगर आप उपयोग करें, तो वहां तो समझ में आया, चलो छोटी चोट लग गई। हालांकि चोट पर दूध और दही और हल्दी से कुछ फायदा होता है, इसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। फिर भी चलिए, आपको लगता है तो वो छोटे तौर पर तो ठीक है, लेकिन इसे साइंस मानकर उपयोग ना करें। दिस इज नॉट साइंस, उसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इससे बचिए, और लोगों को भी बताइए कि आयुर्वेद इट इज ए सूडो साइंस, वो एक छद्म विज्ञान है, उसमें विज्ञान का इनपुट बिल्कुल भी नहीं। उसका जो बेस है वही नॉन साइंटिफिक है। ठीक। मॉडर्न मेडिकल जो साइंस है, मॉडर्न बायोलॉजी है, उसका, उससे कई चीजें इन्होंने चुरा ली हैं, और जो पुराना इनका है उसमें तो कुछ भी बेस नहीं, साइंस का बेस दिखाई नहीं देता है। तो इन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है, और सही जानकारियां रखिए, इट विल हेल्प यू। और गलत जानकारियां आपको बड़ी परेशानियों में डाल सकती हैं। ठीक है। तो किस चीज का कितना उपयोग करना है, मतलब ये जो पूरा सेशन है आयुर्वेद के बारे में, केस लिए है कि कहाँ कैसे इसका यूज करना है। छोटी मोटी चीजें घर में हो रही हैं, अब छींक आ गई, जुकाम हो गया, थोड़ी परेशानियां हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, अब घरेलू नुस्खों का उपयोग तब करें तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कैंसर की बीमारी और एड्स की बीमारी और गंभीर बीमारियों में ये कामगर होंगी,
तो नहीं हो सकती। आप सोचिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, इनसे आंखें ठीक हो जाएंगी क्यों ट्यूब डाल के, नहीं हो सकती। कोई सोचता है कि उसकी कोई मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी, प्लीज इनसे बचिए, इन चीजों से बचिए, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक। और दूसरों को भी सलाह दीजिए कि ये चीजें आपको उल्टा नुकसान में डाल सकती हैं। उसमें कई सारे तत्व हैं, आर्सेनिक है, लेड है, कई सारी चीजों का एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं जिनसे शरीर को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ये धीरे धीरे शरीर को बीमार कर सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, और इसके बाद हम क्या बोलते हैं, यहां से मैं आपको लिंक देता हूं इस मुद्दे पर आकर